पेपर्स को, सारे पिछले पेपर्स को सॉल्व करना शुरू करिए। 2.5 घंटे का समय पेपर में होता है, आप 2 घंटे का टाइम दीजिए और 2 घंटा जैसे आप परीक्षा में बैठ करके पेपर सॉल्व करते, ठीक उस प्रकार से पेपर को सॉल्व करिए। 2 घंटे के बाद आप देखिए कि आप लोग कितना कर पा रहे हैं उसमें, और अपना असेसमेंट कर लीजिए। उन किताबों में सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, जहां डाउट्स हो संदीप जहां सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर मैं एक पूछना चाह रहा था सर, जो मैंने एक दिन सीटीटी का वो देखा, तो सर हाँ में हाँ 62 पेपर का कलेक्शन है जी अभी तक, सन 11 से अब तक जो हाँ हाँ सेट्स आए हैं, जी जी। वो सर 62 हैं। तो सर हमें कहाँ कहाँ से करना है सर, मतलब किस लेवल से उठाने हैं पेपर? सर एक्चुअली आप ऐसे मत कीजिए कि कहाँ से कहाँ तक करना है, जी कोई भी आप 18-20 पेपर सॉल्व कर लीजिए, कहीं से भी जो आपको ठीक है, मिल जाए, जो उपलब्ध हो जाए आसानी से। ठीक ठीक ठीक। कहीं से भी, ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके, और जब आप 20 पेपर भी सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक पूरा आइडिया हो जाएगा कि सीटीटी में किस तरह के प्रश्न आते हैं, और जो हमारी तैयारी चल रही है वो सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही, चीजें हमको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। तो ये काम आप लोग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय कम बचा है। दूसरा काम, जी सर। जो मेरा जो बाल मनोविज्ञान वाला पोर्शन है, मैं 1-2 दिन में देखता हूँ, इसमें आपको सारे नोट्स पहले शेयर कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड, ताकि आप लोग घर पे उनको डिस्कशन करते रहें, उनको पढ़ते रहें, और जो टॉपिक्स पर हम यहाँ पर क्लासेस में डिस्कस करते चलेंगे। तो ये मैं बात करके ऐसा कुछ करने की कोशिश करूंगा कि इनको मैं शेयर कर दूं आप लोगों को। जो क्लासेस, जो यहाँ पर जो टॉपिक चल रहे हैं, जो नोट्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, तो मैं आपको इस बात के लिए अश्योर कराता हूँ कि साइकोलॉजी के जो 30 प्रश्न है बाल मनोविज्ञान के, उनमें से तो सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे आपको, अगर चीजों को आपने समझ के किया है। और इसके अलावा जो पेडागोजी का जो पोर्शन है, जो शिक्षण से संबंधित जो प्रश्न है विभिन्न विषयों के, उनमें भी आपको बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही मिल जाएंगे। तो इस बात का असेसमेंट लेकिन तभी हो पाएगा जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो पिछले पेपर सॉल्व करिए, अपना एक टाइम बना लीजिए, थोड़ा सा व्यस्त समय में स्कूल भी देखना है, दूसरे तमाम काम भी देखने हैं, साथ इतना सब कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से आप लोग लगातार प्रयासरत रहे हैं, लगातार कोशिशें करते चले आ रहे हैं, आप लोगों ने लंबा संघर्ष किया है, तो इतना और करना चाहिए आप लोगों को सभी को। और अगर ऐसा करेंगे लगातार आप लोग प्रयास, तो उम्मीद है कि आप लोगों को सफलता 100% मिलेगी। एक चीज और मैं आपको, एक सुझाव है मेरा, सपोज करिए आप कोई पेपर देने गए, सीटीईटी का जब पेपर देने गए, तो उसमें 150 प्रश्न होते हैं। 150 प्रश्नों में से अगर आपको मान के चलते हैं कि 60 प्रश्न या 65 प्रश्न एकदम सही आ रहे हैं, उनका आप उत्तर आसानी से दे सकते हो, 65-70 प्रश्नों का। 20 प्रश्न कोई ऐसे हैं जो आपको थोड़ा डाउट में लग रहे हैं, जो जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर तुक्का मारिएगा तो सभी प्रश्नों में, जिनमें भी तुक्का मारिएगा, कोई एक ही ऑप्शन चुनिएगा, या तो ऑप्शन बी चुनिएगा या तो ऑप्शन सी चुनिएगा। तो इसका एक बेनिफिट मिल सकता है आप लोगों को परीक्षा में कि हम ये मान के चलेंगे कि अगर 80 प्रश्नों में किसी व्यक्ति ने ऑप्शन बी पे या ऑप्शन सी पे टिक कर दिया, 80 में से कम 15 या कम 15 से 20 के बीच प्रश्न तो उसके 100% सही हो जाएंगे। लेकिन कई बार हम लोग मारने के चक्कर में, कंफ्यूजन में पढ़ करके अपना नुकसान कर लेते हैं। तो जितने प्रश्न आप लोग अच्छे से कर पाए पहले उनको करिएगा। जिन प्रश्नों में संदेह हो, आपको बिल्कुल भी ना समझ में आ रहे हो, तो उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जब आप गेस वर्क पे मत जाइएगा, केवल एक विकल्प को पकड़ करके ही उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो मैंने पिछली तमाम क्लासेस में, तमाम जो सीटेट के एग्जाम हुए हैं, तमाम टीटी के एग्जाम हुए हैं, मैंने तमाम विद्यार्थियों को ये बातें बताई हैं, और ऐसा करके कई बार बहुत सारे लोग सफल भी हुए हैं। तो मुझे लगता है जब नेगेटिव मार्किंग ना हो तो सारे प्रश्न को अटेम्प्ट करने हैं, और सारे प्रश्न जब अटेम्प्ट करने हैं तो सीटीईटी में तो ऐसा होता है कि प्रश्न के चारों विकल्प एक जैसे लगते हैं कई बार, जो कंफ्यूजिंग होते हैं। तो उन्हें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो ना समझ में आए तो उनपे एक ऑप्शन को पकड़ करके चलिएगा, सबको सॉल्व करिएगा। एक मेरा सुझाव है,
बाकी आप लोग इसको अपने हिसाब से जैसा मानना चाहें वैसा करिएगा, वैसा अमल में लाइएगा। लेकिन प्रश्न पत्र जरूर सॉल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पत्र यहाँ पे सॉल्व कीजिए। बाल मनोविज्ञान के लगभग प्रत्येक टॉपिक पर मेरे पास प्रश्नों का, बहुविकल्पी प्रश्नों का एक बहुत अच्छा कलेक्शन है, जो पिछले कई वर्षों में मैंने बनाया है, उसको इकट्ठा किया है। वो सारे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कल मैं आप लोगों को अधिगम वाले चैप्टर से संबंधित प्रश्नों का एक सेट दूंगा। उन प्रश्नों को आप लोग अटेम्प्ट करिए, अधिगम से रिलेटेड सारी चीजें होंगी, उन पर हम डिस्कस भी करेंगे। आज और कल की क्लास में आई थिंक कि 2 क्लासेस में हमारा ये अधिगम वाला चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इंटेलिजेंस वाले चैप्टर पे डिस्कशन करना शुरू करेंगे। तो सीटीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना मेरा मानना है कि यूपीटीईटी या दूसरा एसटीईटी से क्वालिफाई करने से ज्यादा आसान है। सीटीईटी के पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो लॉजिक बेस्ड होते हैं, नॉलेज बेस्ड कम होते हैं। चाहे वो बाल मनोविज्ञान हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, या हिंदी हो, या जो आपकी दूसरी भाषा है। भाषाओं में तो आपको पता ही है कि 15 अंक का पेडागोजी आएगा, शिक्षण से संबंधित प्रश्न आएंगे, और 15 अंक के पैराग्राफ्स आते हैं जिनमें उत्तर आपके सामने लिखे होते हैं। तो उनको करना बड़ा आसान होता है। आसानी से आप लोग थोड़ा अगर प्रैक्टिस करेंगे पढ़ने की और तेजी से प्रश्नों को हल करने की, तो आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। तो मैं कल आपके सामने प्रश्नों का सेट भी शेयर करूंगा जो कि अधिगम से संबंधित होगा। पहले मैंने 2-3 सेट आप लोगों के सामने रखे भी हैं, उन प्रश्नों को भी हल करिएगा। जिन प्रश्नों के उत्तर ना समझ में आए उनको हम यहाँ पर क्लास में डिस्कस करेंगे और अगला चैप्टर फिर शुरू करेंगे उसके बाद। लेकिन आप लोग ऐसी कोई बुक जरूर ले लीजिए जिसमें सीटीईटी के पिछले पेपर्स लगे हों। ऐसी बुक ना मिले तो आप लोग, मैंने ग्रुप में शेयर किए हैं और भी प्रश्न पत्र शेयर कर दूंगा, उनसे हल करिए और उनका अभ्यास जरूर करिए। और यही एक तरीका है सीटीईटी के एग्जाम को क्वालिफाई करने का, क्योंकि लगातार कई सालों से पढ़ाने के बाद, सीटीईटी जैसे पेपर्स देखने के बाद, एक चीज तो मुझे समझ में आई है कि सीटीईटी का पेपर आप रट के नहीं पास कर सकते। एकदम इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मेरी बात चुभेगी, लेकिन सीटीईटी जैसा एग्जाम रट के नहीं पास किया जा सकता है। और इसको आप कहीं पर भी लिख के रख लीजिए कि जो सिर्फ इस भरोसे पे होगा कि हम प्रश्नों के उत्तर रट के जाएंगे और सीटीईटी पास कर लेंगे, तो वो सीटीईटी नहीं पास करेगा, वो यूपीटीईटी पास कर लेगा, या आपका जो आगे डिपार्टमेंटल कोई टीईटी होगा वो पास कर लेगा, लेकिन सीटीईटी संभव नहीं है। तो इसलिए सीटीईटी का एक ही पास करने का तरीका है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, बड़े प्रश्नों को तेजी से पढ़ करके उनको हल करने का, उनके उत्तर तक पहुंचने का अभ्यास करना, और चीजों के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। अब जैसा आप लोगों को जो सीटीईटी का पेपर होता है तो उनमें आपको पता है कि शिक्षण से संबंधित प्रश्न आते हैं प्रत्येक विषय में। तो मैं आगे क्लासेस में शिक्षण से संबंधित विषयों पर यहाँ चर्चा करूंगा और उनको भी यहाँ क्लियर कराने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ उससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चंस का सेट भी प्रोवाइड कराऊंगा। सीटीईटी के पिछले प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा इतनी बात मुझे करनी थी क्लास शुरू करने से पहले आज। और ये बात तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग सफल हों इसमें, और जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करें। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए जितना संघर्ष आप लोगों ने किया है, जो लंबी लड़ाई लड़ी है, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता इस बारे में, लेकिन आपके बीच के कुछ लोग हैं जिनसे मैं जुड़ा रहा हूँ, तो लगातार मुझे इस बारे में बताते रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अब ये वो मौका है कि वो लड़ाई व्यर्थ ना जाने पाए। हर हाल में किसी भी तरह से इसको हमें करना है। जहां मेरी आवश्यकता होगी तो मैं सपोर्ट करूंगा, जो आप मुझसे चाहें वो मैं आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। पेडागोजी के जो टॉपिक्स हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स की हो चाहे भाषा की हो, मैं उसको यहाँ पर क्लियर करूंगा। और उसके लिए हम टाइम डिसाइड करेंगे, थोड़ा सा अलग से क्लासेस का कुछ डिसाइड करेंगे। अभी आज मेरी बात हुई है कुछ, तो उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ, और ज्यादा चर्चा ना करें, समय कम होता है, तो टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग, जो मैंने 2 बातें आज कही हैं
उन बातों पे थोड़ा सा विचार कीजिएगा और उसके अनुसार ही काम करने का प्रयास कीजिएगा। तो मुझे लगता है याद करने का कोई आसान तरीका नहीं होता। याद करने का तरीका तो सिर्फ यही है कि आप रट्टा लगा, लेकिन रट्टा लगाई हुई बातें भी कुछ समय के बाद भूल जाती हैं। तो बट अगर आप चीजों को समझ लेंगे तो आप आसानी से ये वो आपके दिमाग में रह जाएंगे। सर एक बार वो जी सर, कुछ बोल रहे थे शायद संदीप सूर्य सर, प्रकाश। जी हम जी कह रहे हैं जो ट्रिप सारे लोग बंद रखिए माइक। भाई सूर्य प्रकाश भाई डिस्टरबेंस मत करिए कोई भी। अब मैसेज अगर इनबॉक्स में मैसेज दीजिए, सर उसका आंसर देंगे। माइक बिल्कुल आप लोग मैसेज कर सकते हैं, और कोई बात हो तो फिर मुझे कॉल भी कर लीजिएगा क्लास के बाद, या कल कॉल कर लीजिएगा। और इस चीज को जो मैं कह रहा हूँ, इस चीज पे जरूर थोड़ा सा काम करना शुरू करिए। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, जब आप मेरे नोट्स देखेंगे या जो मैं यहाँ पे पीपीटीज के पीडीएफ आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आप लोग देखेंगे कि मैंने कई बार जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके पिक्चर्स लगा रखता हूँ मैं, और साथ ही साथ उनकी कुछ बेसिक डिटेल लिख देता हूँ मैं उनमें। तो आप लोगों को उसको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीटीईटी की परीक्षा में किसी भी तरह से सीटीईटी की परीक्षा में डेट्स या इस तरह की कोई चीज नहीं पूछी जाएगी। वो केवल जानकारी के लिए मैं यहाँ पर लगाता हूँ। अभी किसी ने मुझे मैसेज किया है कि क्या ये एसटीईटी की तैयारी हो रही है, तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि जैसा कि अभी आप लोगों का जो माने आपके विभाग की तरफ से जो एसटीईटी होना है, अगर कुछ ऐसा एग्जाम है, तो चूंकि उसका कोई सिलेबस अभी आया नहीं है, उसका कोई पैटर्न है नहीं, तो फिलहाल जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं वो सीटीईटी और यूपीटीईटी या दूसरे स्टेट में होने वाले टीईटी के सिलेबस को ध्यान में रख के कर रहे हैं। तो जो मैं यहाँ पर आपको बाल मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीजें चाहे वो यूपीटीईटी हो या आपका सीटीईटी हो, दोनों एग्जाम्स को कवर करेगा, या किसी भी दूसरे स्टेट का टीईटी हो उसको भी कवर करेगा। साथ ही साथ मुझे उम्मीद है कि आपका अगर एसटीईटी होगा कोई माने स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड, और उसमें अगर सीडीपी का पोर्शन होगा, तो उसमें भी ये सारी चीजें ही आएंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। जो चीज बहुत आवश्यक है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इनके बारे में जरूर पढ़ना है, याद रखना है। जो चीज कम आवश्यक है मैं उसको भी बताता जा रहा हूँ। तो अल्टीमेटली एक ही चीज है जो आपके साथ आपको सफलता की ओर लेकर के जाएगी, वो है आपके द्वारा किया गया अभ्यास, आपके द्वारा की गई प्रैक्टिस। फिर अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारे सारे सिद्धांत हमने डिस्कस कर लिए थे जो अधिगम से रिलेटेड थे। मैंने आप लोगों को यहाँ पर पावलोव के बारे में, थॉर्नडाइक के बारे में, स्किनर के बारे में, कोहलर, एल्बर्ट बंडूरा, टॉलमैन और सीएल हल से रिलेटेड जो उनके आइडियाज हैं उन पर हमने डिस्कशन किया था। एक छोटा सा सिद्धांत है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, दिमाग में एक दो बातें रखनी चाहिए केवल इससे, उस पर भी हम संक्षेप में डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद हम लोग सीधे चर्चा करेंगे अधिगम के स्थानांतरण के बारे में और अधिगम वक्रों के बारे में। तो एक सिद्धांत है एडविन रे गुथरी के द्वारा दिया गया, प्रॉक्सिमिटी थियरी या कॉन्टिग्यूटी थियरी इसको कहते हैं, समीपता का सिद्धांत कहते हैं। तो हम लोग गुथरी के द्वारा दिए गए समीपता के सिद्धांत को अध्ययन करेंगे यहाँ पर बहुत संक्षेप में। सिद्धांत दिया था एडविन रे गुथरी ने। एडविन रे गुथरी एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, व्यवहारवादी विचारक हैं। दूसरे मनोवैज्ञानिकों की तरह इन्होंने भी अमेरिका में ही रह करके काम किया है, और इन्होंने भी अपने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, अपने एक्सपेरिमेंट मोस्टली बिल्लियों के साथ किए हैं। ध्यान दीजिएगा, थॉर्नडाइक के भी जो एक्सपेरिमेंट थे वो बिल्लियों के साथ ही थे। गुथरी के भी जो एक्सपेरिमेंट है मोस्टली वो बिल्लियों के साथ है, हालांकि उन्होंने दूसरे पशुओं के साथ भी प्रयोग किए हैं, दूसरे पशुओं के साथ भी एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है गुथरी के द्वारा दिया गया समीपता का सिद्धांत। इनका पूरा नाम है एडविन रे गुथरी। तो मैंने आपको बता दिया कि अमेरिकी व्यवहारवादी हैं, 1886 से लेकर के वर्ष 1959 तक इनका कार्य रहा है, जीवन काल रहा है। और इनकी जो एक इनके सिद्धांत का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको याद रखना है, गुथरी ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा पुनर्बलन के महत्व को एकदम अस्वीकार कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, पिछले जितने आपने
साइकोलॉजिस्ट पढ़े, आपने पढ़ा, थॉर्नडाइक पढ़ा, पावलोव पढ़ा, स्किनर पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हमने बंडूरा के बारे में डिस्कस किया, हल के बारे में डिस्कस किया, टॉलमैन के बारे में डिस्कस किया। इन सब ने कहीं ना कहीं अधिगम में पुनर्बलन को आवश्यक माना है किसी न किसी स्तर पे। लेकिन जब हमने कोहलर की चर्चा की थी तो मैंने बताया था कि कोहलर जो है गेस्टाल्टवादी विचारक हैं, तो गेस्टाल्टवाद पुनर्बलन की बात नहीं करता, रेनफोर्समेंट या रिवार्ड की बात नहीं करता है। ज्यादातर व्यवहारवादी जितने भी हैं, बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट, उन सब ने अधिगम की प्रक्रिया में पुनर्बलन के महत्व को स्वीकार किया है। ध्यान दीजिएगा, जितने व्यवहारवादी हैं उन सब ने कहीं ना कहीं पुनर्बलन के महत्व को, पुरस्कार के महत्व को स्वीकार किया है। गुथरी एक ऐसे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने पुनर्बलन के महत्व को स्वीकार नहीं किया, यानी उनका मानना है कि अधिगम के लिए हर बार किसी पुरस्कार या किसी पुनर्बलन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पुनर्बलन या पुरस्कार से अधिगम प्रभावित होता ही नहीं है। एडविन रे गुथरी की ये मानना है, याद रखिएगा ये बात। मैंने दूसरी बात बताई कि इन्होंने बिल्लियों पर अपने प्रयोग किए, और तीसरी बात याद रखना है कि इनके सिद्धांत का नाम क्या है। सिद्धांत का नाम है समीपता का नियम या लॉ ऑफ कॉन्टिगिटी, या इसी को हम लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी भी कहते हैं। दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। बिल्लियों पर इनका प्रयोग कुछ इस प्रकार से था, उन्होंने एक कांच का एक पिंजरा बनवाया और बिल्ली को पिंजरे के अंदर रखा, कैमरा लगा दिया पिंजरे के अंदर ताकि बिल्ली के प्रत्येक मूवमेंट को नोटिस किया जा सके। बिल्ली को लीवर खोल करके पिंजरे से बाहर निकलना था और लीवर को खोलना सीखना था। तो अपने कई अटेम्प्ट्स में, कई एक्सपेरिमेंट्स के दौरान गुथरी ने 12,000 से ज्यादा फोटोज बिल्ली के मूवमेंट के लिए, और उन्होंने एक चीज नोटिस की कि हर बार बिल्ली पिंजरा खोलने के लिए यानी लीवर को दबाने के लिए लगभग एक जैसे ही मूवमेंट का प्रयोग करती है। हर बार बिल्ली पिंजरे को खोलने के लिए या कांच के पिंजरे में लगी हुई लीवर को दबाने के लिए जिससे पिंजरा खुल जाए, हर बार वो एक ही जैसा मूवमेंट यूज कर रही है। तो इससे उन्होंने, गुथरी ने एक आइडिया निकाला, एक निष्कर्ष निकाला कि बिल्ली ने क्या सीखा था। बिल्ली ने एक मूवमेंट सीखा था, कोई बिहेवियर नहीं सीखा था। बिल्ली ने एक मूवमेंट सीखा था। तो उन्होंने एक आइडिया दिया, अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, और उन्होंने कहा कि अगर कोई स्टिमुलस किसी पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के साथ एक ही समय पर होता है और दोनों स्टिमुलस और रिस्पॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए जाए, कनेक्ट हो जाए, तो कितनी भी बार वो स्टिमुलस दिया जाए, प्राणी ठीक वैसा ही रिस्पॉन्स देगा जैसा कि उसने पहले दिया था। कुल मिला के एक बात याद रखनी है, गुथरी कहते हैं कि बिल्ली ने क्या सीखा, बिल्ली ने मूवमेंट सीखा। तो प्राणी व्यवहार का अधिगम नहीं करता, बल्कि प्राणी किसका अधिगम करता है, प्राणी मूवमेंट का अधिगम करता है। और एक पर्टिकुलर स्टिमुली यानी एक पर्टिकुलर स्टिमुलस मिलने पर कोई प्राणी जिस प्रकार का रिस्पांस प्रोवाइड करेगा, जितनी भी बार वो स्टिमुलस दिया जाएगा, प्राणी हर बार वैसा ही रिस्पांस देगा, क्योंकि उसका ब्रेन किसको याद कर रहा है, ब्रेन उस पर्टिकुलर स्टिमुलस को स्टोर कर रहा है। तो सिद्धांत स्टिमुलस और रिस्पांस की निकटता की बात करता है, एक दूसरे से उनको प्रॉक्सिमिटी पर रखने की बात करता है। इसलिए इस सिद्धांत को लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी या लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी कहा जाता है। तो गुथरी कहते हैं कि अधिगम के लिए कोई बार बार अभ्यास करके प्राणी किसी व्यवहार का अधिगम नहीं करता, बल्कि प्राणी उस एक प्रयास का अधिगम करता है जिस प्रयास पे उसको सफलता मिली थी, जिस प्रयास पे वो पर्टिकुलर स्टिमुलस प्रोवोक हुआ था। तो ये एक ट्रायल की बात करता है, और ये सिद्धांत कहता है कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया के मध्य संबंध तो पहले ही स्थापित हो जाता है, और प्राणी सिर्फ किसको याद करता है, प्राणी मूवमेंट को याद करता है, और उस मूवमेंट की लर्निंग करता है। और इसलिए इस अवधारणा को वन ट्रायल लर्निंग भी कहा जाता है। तो कुल मिला के गुथरी का जो सिद्धांत है, आपको यहाँ पे 4 चीजें याद रखनी है। एडविन रे गुथरी कौन है, पहली बात याद रखनी है, व्यवहारवादी है। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा गहराई पे नहीं जा रहा हूँ। दूसरी बात क्या याद रखनी है
कि गुथरी ने अपने प्रयोग किस पर किए हैं, बिल्लियों पर किए हैं। तीसरी बात याद रखनी है कि इसको निकटता का सिद्धांत या समीपता का सिद्धांत किसने दिया है, तो गुथरी ने दिया है। कौन सा सिद्धांत वन ट्रायल लर्निंग का समर्थन करता है या एकल प्रयासी अधिगम का समर्थन करता है, तो उत्तर होगा गुथरी के द्वारा दिया गया निकटता का सिद्धांत। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो एक आध बार परीक्षाओं में पूछी गई है, किस व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने अधिगम की प्रक्रिया में पुनर्बलन के महत्व को पूरी तरह अस्वीकार किया है, तो इसका उत्तर होगा एडविन रे गुथरी। आप ये 5 बातें याद रखिएगा। कोई छठवीं बात आपसे गुथरी के प्रश्न पर, गुथरी के टॉपिक पर नहीं पूछी जाएगी किसी भी परीक्षा में। यहाँ पर कुछ और आइडियाज मैंने लिख रखे हैं, जो आपको मैंने पीडीएफ शेयर की थी, उस पे भी ये आइडियाज मैंने लिख दिए थे। ये परीक्षाओं में, टीटी की परीक्षाओं में एक एक अंक के प्रश्न के रूप में पूछे गए हैं। ये एक एक अंक के प्रश्न के रूप में पूछे गए हैं, और एक अंक ही सारा प्रश्न होता है, चाहे टीटी का हो चाहे सीटीईटी का हो। तो ये कहना ठीक नहीं कि एक अंक के प्रश्न के रूप में पूछे गए हैं, माने तथ्यपरक प्रश्न के रूप में पूछे गए हैं। और ये सारे जो मैंने लिख रखे हैं टीटी की परीक्षा में आए हैं, सीटीईटी की परीक्षा में प्रश्न नहीं आए। जैसे विकासात्मक कार्य की अवधारणा किसने दी है, तो विकासात्मक कार्य की अवधारणा दी है हैविंगहर्स्ट ने। जहां तक मुझे याद है ये प्रश्न सुपर टीटी की परीक्षा में आया था, जो टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम है। और दूसरा यहाँ पर एक याद रखिएगा, अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो एम्पेरिकल लर्निंग थियरी किसने दी है, एम्पेरिकल लर्निंग थियरी दी है कार्ल रोजर्स ने। तीसरी बात याद रखिएगा, सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया है, तो सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत दिया गया है मिलर के द्वारा। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत, मैं इस पे डिटेल पे चर्चा भी कर चुका हूं, ये सिद्धांत दिया है जेरोमी ब्रूनर ने। मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया है। याद रखिएगा, कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो दोनों मानवतावादी विचारक हैं, और अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत पे हम आगे चर्चा करेंगे। अभी एसओआर अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, वुडवर्थ ने दिया है। केवल याद रखना है इसको, एस फॉर है स्टिमुलस, ओ फॉर है ऑर्गेनिज्म, और आर है यहाँ पर रिस्पॉन्स। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनली हॉल के द्वारा दिया गया है। अधिगम संगठक प्रतिमान, ये दिया गया है डेविड आसुबेल के द्वारा। तो इनसे अगर आपसे पूछा जाएगा तो सीटीईटी में तो कभी प्रश्न नहीं आएगा इनसे। यूपीटीटी में या जो एसटीटी जिसकी बात आप कर रहे हैं, तो अगर उनमें प्रश्न पूछा जा सकता है तो इनको याद रखिएगा। इनको मैंने यहाँ पर इसलिए लिख रखा है क्योंकि इन पर टीटी की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जिसमें से विकासात्मक कार्य सिद्धांत यानी डेवलपमेंटल टास्क थियरी, ये यूपीटीटी के अलावा यानी यूपी के अलावा बिहार में भी ये प्रश्न पूछा गया है, और एक बार राजस्थान में भी पूछा गया है। ठीक इसी तरह से जो यहाँ पर एक बात आई है अधिगम संगठक प्रतिमान, ये यूपीटीटी में ही पूछा गया और टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम में ही पूछा गया है, डेविड आसुबेल के द्वारा दिया गया। तो इनको याद रखना है, इन पर भी हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। इसमें से हम जेरोमी ब्रूनर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, अब्राहम मैस्लो के बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, ये याद रखना है आपको। अब इसके बाद बात करते हैं अधिगम का स्थानांतरण की और अधिगम वक्र की, यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग कर्व्स, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यूपीटीटी की परीक्षा में भी हर बार इनसे प्रश्न आया है, सीटीईटी की परीक्षा में भी लगभग हर बार इससे प्रश्न आया है इस टॉपिक से। तो अधिगम के स्थानांतरण और अधिगम वक्र पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, बहुत आसान सी बात है। तो एक प्रश्न तो पक्का पक्का मिलता ही मिलता है, एक से ज्यादा भी प्रश्न आ सकते हैं इससे। तो अधिगम का स्थानांतरण है क्या, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है क्या? आपने कोई एक चीज सीख रखी है, कोई एक चीज पहले से आप जानते हैं, तो उस मैंने जो कल रेखा जी जो कल क्लास हुई थी उसका पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया है। हो सकता है ग्रुप में अभी आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आपको मिल जाएगा रात में, वो मैंने शेयर कर दिया है। और पीपीटी का पीडीएफ, बाकी उस टॉपिक का पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में पहले शेयर कर चुका था लर्निंग वाले कंप्लीट नोट्स के रूप में। तो अधिगम के स्थानांतरण यानी ट्रांसफर क्या है? ट्रांसफर का मतलब आप जानते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो अधिगम का स्थानांतरण क्या हो गया? अधिगम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना।
तो अधिगम के स्थानांतरण की अवधारणा को हम कैसे समझेंगे? आपने कोई एक चीज सीख ली, कोई कौशल आपके पास है, कोई स्किल, कोई नॉलेज है आपके पास, उसकी सहायता से आप उससे मिलता जुलता, उससे अच्छे लेवल का, ऊंचे लेवल का, या कोई एकदम नया कौशल सीख लें, एकदम कोई नया स्किल सीख लें, तो ये कहलाता है अधिगम का स्थानांतरण। इस पे हमने चर्चा की थी जब हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत पढ़ रहे थे, है ना? याद करिएगा, जब हमने थॉर्नडाइक के गौड़ नियम डिस्कस किए थे तो मैंने आपको बताया था कि अधिगम के स्थानांतरण की जो अवधारणा है कहाँ से निकल के आती है। अधिगम की स्थानांतरण की अवधारणा साहचर्य से निकल के आती है, एसोसिएशन से निकल के आती है, साहचर्य का सिद्धांत। तो अधिगम के स्थानांतरण क्या हुआ? जब एक प्रकार का कौशल जो आपने अर्जित कर लिया है, नॉलेज जो आपने अर्जित किया है, उसकी सहायता से आप कोई नई स्किल, कोई नया कौशल या ऊंचे लेवल का कोई स्किल या कौशल सीख लें या अपने पुराने कौशल को और बेहतर कर सके, तो ये कहलाएगा अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की अवधारणा की जो मेन प्रोपोनेंट्स हैं मैंने आपको पहले ही बताया है, वो है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले, और एडवर्ड एल थॉर्नडाइक के अलावा वुडवर्थ, जिनका पूरा नाम है रॉबर्ट वुडवर्थ। रॉबर्ट वुडवर्थ ने भी अधिगम के स्थानांतरण की अवधारणा दी है। लेकिन कभी भी परीक्षा में प्रश्न आए कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम के स्थानांतरण की अवधारणा दी है, तो ज्यादातर मामलों में उत्तर आपका एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ही होगा। और अगर एडवर्ड एल थॉर्नडाइक या वुडवर्थ दोनों ऑप्शन में है, तब भी आपको उत्तर एडवर्ड एल थॉर्नडाइक देना है। अगर दोनों ऑप्शन में है, कहीं तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि उपरोक्त दोनों, तब उपरोक्त दोनों पे आप लोगों को टिक करना है। तो मुख्य जो इसके की प्रोपोनेंट्स हैं वो हैं एडवर्ड एल थॉर्नडाइक और रॉबर्ट वुडवर्थ। थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, समान तत्वों का सिद्धांत, साहचर्य की बात मैंने की थी। जो साहचर्य का सिद्धांत है, सादृश्यता का सिद्धांत है, वही थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स की बात करता है, समान तत्वों की अवधारणा। तो अगर बिंदु इस प्रकार से पूछ लिया जाए प्रश्न आपसे कि समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया है, तो समान तत्वों का सिद्धांत एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने दिया है। समान तत्व का मतलब क्या हुआ? बच्चे को जो आप सिखा रहे हो उसको उससे जोड़ा जाए जो बच्चा पहले से जानता है, यानी मिलती जुलती चीजों से। ठीक है, तो उसी जो गौड़ नियम है अधिगम का, उसी से निकल के आया है अधिगम के स्थानांतरण का ही सिद्धांत, अधिगम के स्थानांतरण की अवधारणा। तो अधिगम के स्थानांतरण कई प्रकार के होते हैं, सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, पार्श्विक स्थानांतरण, द्विपार्श्विक स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण, ऊर्ध्व स्थानांतरण और क्रमिक स्थानांतरण। इनके बारे में हम संक्षेप में चर्चा करेंगे अभी। तो अधिगम स्थानांतरण के विषय में एक परिभाषा परीक्षा में पूछी जा चुकी है, क्रो एंड क्रो की। एक बार तो याद रखिएगा कि क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या कहती है कि जब अधिगम के किसी एक क्षेत्र में प्राप्त विचार, अनुभव या कौशल दूसरी किसी परिस्थिति में या किसी दूसरे कौशल, दूसरी स्किल को सीखने में, सिखाने में सहायता उत्पन्न करे या बाधा उत्पन्न करे, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है? दोनों ही कंडीशन में होता है अधिगम का स्थानांतरण। तो क्या है उनकी परिभाषा क्रो एंड क्रो के अनुसार? जब अधिगम के एक क्षेत्र में प्राप्त विचार, अनुभव, कार्य की आदत, ज्ञान या निपुणता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाए तो वह अधिगम का अंतरण या अधिगम का स्थानांतरण या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है। एक क्षेत्र में विचार, अनुभव या कौशल किसी दूसरी परिस्थिति में जब उपयोग किया जाए तो कहलाएगा अधिगम का स्थानांतरण। तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछी गई है। कॉल्सनिक की भी परिभाषा यहाँ पर लिखी है और पीटरसन की भी परिभाषा मैंने लिख रखी है। तो आप देखेंगे कि वो दोनों भी वही बात कह रहे हैं जो क्रो एंड क्रो ने कही है। तीनों भले ना याद हो, क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन जरूर याद कर लीजिएगा। तो अधिगम अंतरण के जो सिद्धांत हैं, तो अधिगम अंतरण के सिद्धांतों की बात अभी अभी मैंने की कि थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, समान तत्वों का सिद्धांत गौड़ नियमों में मैंने पहले बताया था, थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, और औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत, इसको भी याद रखिएगा। औपचारिक अनुशासन का मतलब क्या हुआ कि जब आप एक कौशल का प्रयोग दूसरे कौशल को सीखने में कर रहे हैं तो उसके लिए आपको
उस कौशल के साथ जोड़ने के लिए कुछ डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत, सादृश्यता का सिद्धांत हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अधिगम के गौड़ सिद्धांत है ये जो थॉर्नडाइक ने दिए थे, उनसे अधिगम के स्थानांतरण की अवधारणा निकल के आई है। अधिगम अंतरण का द्वितत्व सिद्धांत, बाई फैक्टर थियरी, चार्ल्स स्पियरमैन ने दी है। कभी परीक्षा में पूछी नहीं गई, मैंने नहीं देखा कभी, फिर भी अगर याद रह जाए तो याद रखिएगा कि अधिगम स्थानांतरण का द्वितत्व सिद्धांत यानी बाई फैक्टर थियरी स्पियरमैन ने दी है। तो सिद्धांतों पे नहीं जाना, सीटीटी पे जो प्रश्न आएगा तो सीधे उदाहरण दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि किस प्रकार का स्थानांतरण या किस प्रकार का अंतरण हो रहा है यहाँ पर। तो अधिगम अंतरण कितने प्रकार का होता है? सबसे पहला अधिगम स्थानांतरण है सकारात्मक स्थानांतरण यानी पॉजिटिव ट्रांसफर। सकारात्मक स्थानांतरण आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे कि सकारात्मक स्थानांतरण से आशय है कि जब आपने जो पहले सीखा है वो नॉलेज या वो स्किल आपके नए ज्ञान को या नई स्किल को सीखने में या नए ज्ञान को प्राप्त करने में आपकी हेल्प करे, तब हम कहेंगे कि वो ट्रांसफर किस प्रकार का ट्रांसफर है? वो ट्रांसफर है पॉजिटिव ट्रांसफर। तो पॉजिटिव ट्रांसफर क्या हुआ कि पूर्व में सीखा गया ज्ञान या पूर्व में सीखा गया कौशल जब किसी नए ज्ञान या किसी नए कौशल के अर्जन में सहायता पैदा करे तो वो कहलाता है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति जो साइकिल चलाना जानता है वो बाइक चलाना या स्कूटी चलाना सीख लेता है, तो ये क्या हुआ? ये अधिगम का स्थानांतरण है, क्योंकि साइकिल चलाने का जो कौशल था उससे उसको मदद मिली ताकि वो बाइक चलाने के कौशल को प्राप्त कर सके। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप साइकिल चला रहे हो या बाइक चला रहे हो तो दोनों में क्या आप एडजस्ट करते हो? अपने शरीर के संतुलन को एडजस्ट करते हो। ये स्किल आपने गेन की थी साइकिल चलाने में, तो आपने बाइक चलाना आसानी से सीख लिया। यह अधिगम का किस प्रकार का स्थानांतरण हुआ? यह अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण हुआ। बिल्कुल। दूसरे ढेरों एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं अधिगम के सकारात्मक स्थानांतरण के। अधिगम के सकारात्मक स्थानांतरण का एक उदाहरण हम लेते हैं। आप गणित बहुत अच्छी जानते हो, कोई विद्यार्थी गणित बहुत अच्छी जानता है तो गणित की सहायता से वो भौतिक विज्ञान भी आसानी से सीख सकता है, पढ़ सकता है, क्योंकि भौतिक विज्ञान में गणित के तमाम सिद्धांतों का प्रयोग होता है। एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक अच्छा जो जिम्नास्ट है, जिम्नास्ट माने जो एक्रोबैटिक्स के एक्ट करता है, उछल कूद वाले खेलों में प्रतिभाग करता है, तो जिम्नास्ट का शरीर कैसा होता है? जिम्नास्ट का शरीर लचीला होता है। तो एक जिम्नास्ट आसानी से डांस सीख सकता है या सीख लेता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही कौशलों में लचीले शरीर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर अधिगम का किस प्रकार का स्थानांतरण हुआ? अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण हुआ। यानी जब एक जिम्नास्ट डांस करना सीख जाए तो वह अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण होगा। ठीक है, तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं, कुछ एक पे मैंने आपसे चर्चा की। यानी जब एक प्रकार का ज्ञान है, एक प्रकार का कौशल किसी नए ज्ञान या नए कौशल के अर्जन में आपकी सहायता करे, देन वी कैन से कि द पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज हैपनिंग, यानी अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण हो रहा है। अधिगम के स्थानांतरण का दूसरा प्रकार है नकारात्मक स्थानांतरण यानी नेगेटिव ट्रांसफर। नाम से ही समझ में आता है, कोई इसमें बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है कि सकारात्मक स्थानांतरण माने सहयोग उत्पन्न कर रहा है, सहयोग दे रहा है, और नकारात्मक स्थानांतरण जब बाधा पैदा करे। आपने कोई एक चीज सीख ली लेकिन वही चीज आपको दूसरी चीज सीखने के रास्ते में रुकावट पैदा करे या बाधा पैदा करे, तब हम कहेंगे कि वहां पर नेगेटिव ट्रांसफर हुआ लर्निंग का। एक एग्जांपल लेते हैं। एक बॉक्सर है, पहलवान है मान लीजिए, तो अगर एक पहलवान डांस सीखना चाहे, एक बॉक्सर डांस सीखना चाहे, तो क्या बॉक्सिंग का या पहलवानी का कौशल डांस सीखने के कौशल में बाधक बनेगा या सहायक बनेगा? तो बिना सोचे समझे हम इसका उत्तर दे सकते हैं कि बॉक्सिंग का कौशल, पहलवानी का कौशल डांस सीखने के कौशल में बाधक बनेगा, क्योंकि पहलवानी या बॉक्सिंग के लिए गठीला शरीर चाहिए, डांस के लिए लचीला शरीर चाहिए। तो यहाँ पर किस प्रकार का स्थानांतरण हुआ?
अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो यहाँ का इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सीख ही नहीं सकता, एक बॉक्सर डांस करना सीख सकता है, लेकिन उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो रहा है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग नहीं हो रहा। जैसे हमारे देश में हम लोग जब गाड़ियां चलाते हैं तो हम लोग किस साइड पे गाड़ियां चलाते हैं? लेफ्ट साइड पे गाड़ियां चलाते हैं, लेफ्ट हैंड ड्राइविंग करते हैं। लेकिन अमेरिका जैसे तमाम कई पश्चिमी देशों में ड्राइविंग के लिए रूल्स कुछ चेंज है, वहां पर ड्राइविंग राइट साइड पे की जाती है। तो दोनों ही कंडीशन में ड्राइविंग करने पे कोई भारत वाला व्यक्ति जब ऐसी किसी जगह पे जाके ड्राइविंग करेगा तो अधिगम का कौन सा स्थानांतरण होगा? अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण होगा, नेगेटिव ट्रांसफर होगा। यानी एक कौशल जो आपने पहले से प्राप्त कर रखा है वो आपके नए कौशल के अर्जन के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रहा है, रुकावट उत्पन्न कर रहा है। देन वी कैन से दैट द नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज हैपनिंग देयर, वहां नकारात्मक स्थानांतरण हो रहा है अधिगम का। तो दो स्थानांतरण की हमने बात की, पहला था सकारात्मक स्थानांतरण, दूसरा है नकारात्मक स्थानांतरण। अभी धर्मेंद्र जी कुछ आप कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात को, थोड़ा सा अस्पष्ट लिखा हुआ है, बाद में बात करेंगे उस पर। नकारात्मक स्थानांतरण के बाद अधिगम का तीसरा स्थानांतरण होता है शून्य स्थानांतरण, यानी जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अर्थात जब एक प्रकार का अधिगम कौशल जो आपके पास पहले से है वो आपके नए अधिगम कौशल के अर्जन में ना तो सहायक बने ना तो बाधक बने, यानी कोई इम्पैक्ट ही ना हो, कोई प्रभाव ही ना हो, वहां पर कैसा होगा? वो माने कोई ट्रांसफर ही नहीं है वहां पर, इसलिए उसको हम कहेंगे जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, है ना। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जैसे उदाहरण के लिए कोई एक व्यक्ति इतिहास अच्छी जानता है और भाषा नहीं सीखना चाहे, फ्रेंच भाषा, तो क्या फायदा मिलेगा या कुछ बाधक होगा? ये इतिहास का ज्ञान, इतिहास का ज्ञान यहाँ पर ना तो सहायक होगा और ना ही बाधक होगा, क्योंकि भाषा सीखना अलग बात है, इतिहास का ज्ञान होना अलग बात है। यहाँ पर अधिगम का शून्य स्थानांतरण हुआ। किस प्रकार का स्थानांतरण हुआ? अधिगम का शून्य स्थानांतरण हुआ। आप कार चलाना अच्छी जानते हो, ड्राइव कर लेते हो, आप लोको पायलट बन गए रेलवे में, या पायलट बन गए, आपने ट्रेन चलाना या प्लेन उड़ाना सीख लिया, तो क्या कार चलाने का कौशल वहां कोई इम्पैक्ट डालेगा? ना तो कार चलाने के कौशल से वहां बाधा उत्पन्न होगी और ना ही रुकावट उत्पन्न होगी। वो अधिगम का कैसा स्थानांतरण हुआ? वो अधिगम का शून्य स्थानांतरण हुआ, यानी जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुआ। तो तीन तरह के अधिगम स्थानांतरण आपने यहाँ पर देखे, सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। सकारात्मक स्थानांतरण माने सहायता पैदा करेगा, नकारात्मक स्थानांतरण माने बाधा पैदा करेगा, शून्य स्थानांतरण माने कोई दिक्कत नहीं है, ना सहायता ना बाधा, कोई मतलब नहीं है इससे। अच्छा, अब आता है लैटरल ट्रांसफर, यानी पार्श्विक स्थानांतरण और द्विपार्श्विक स्थानांतरण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की, यानी पार्श्विक स्थानांतरण की। आपने एक कौशल सीख लिया, आपने एक कौशल सीख लिया और उस कौशल का प्रयोग ठीक उसी स्तर का वैसे ही दूसरे काम को करने में आपने किया, तो वहां पर अधिगम का पार्श्विक स्थानांतरण हुआ। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग जब ऑफिस में काम करते हैं तो अपने कंप्यूटर, अपने कीबोर्ड में काम करने में हम सहज होते हैं। ऑफिस में हम काम कर रहे हैं तो अपने कंप्यूटर में हम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमको कोई दूसरा कीबोर्ड मिल जाए, दूसरा कंप्यूटर मिल जाए, तो हम काम तो उसमें भी कर लेंगे। आप बाइक चलाते हो स्प्लेंडर, आपको एक दिन मिल गई होंडा शाइन चलाने के लिए, तो स्प्लेंडर आप चलाते हो तो शाइन भी आप चला लोगे, या कोई भी बाइक आप चला लोगे। तो कैसा स्थानांतरण है ये यहाँ पर पार्श्विक स्थानांतरण हो रहा है। किस प्रकार का स्थानांतरण हो रहा है? इस प्रकार यहाँ पर
पार्श्विक स्थानांतरण हो रहा है, लेटरल ट्रांसफर हो रहा है। तो अधिगम का चौथी तरह का स्थानांतरण है पार्श्विक स्थानांतरण। आपने एक चीज सीखी है तो उसका उपयोग उसी स्तर की, उसी प्रकार की दूसरी चीज के सीखने में आपने किया, वो अधिगम का पार्श्विक स्थानांतरण कहलाएगा। तो ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, सेम चीज आप कर रहे हो, सेम काम कर रहे हो, अलग सिचुएशन में कर रहे हो, केवल सिचुएशन अलग हो गई, काम बिल्कुल अलग नहीं, सिचुएशन अलग हुई, लेकिन उसमें भी आपने कर लिया तो आप कहोगे कि यहाँ पर हमारा अधिगम का पार्श्विक स्थानांतरण हुआ, यानी लैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुआ। क्लियर? 4 तरह के स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण और पार्श्विक स्थानांतरण। अब इसके बाद आते हैं अधिगम के द्विपार्श्विक स्थानांतरण। इसको ऐसे समझिए, शरीर के एक भाग के द्वारा अर्जित किया गया कौशल। हाँ, दीपक चंद जी का उदाहरण कुछ ठीक है। शरीर के एक भाग के द्वारा सीखा गया कौशल दूसरे भाग में स्थानांतरित हो जाए तो वो कहलाता है अधिगम का द्विपार्श्विक स्थानांतरण। एक भाग के द्वारा अर्जित किया गया कौशल हमारे शरीर में ही दूसरे भाग में स्थानांतरित हो जाए तो वो उदाहरण होगा अधिगम के द्विपार्श्विक स्थानांतरण का। एक उदाहरण समझते हैं इसको। सिलाई मशीन में काम कर रही है एक महिला घर पे, तो हाथ से सिलाई मशीन ऑपरेट करती है। जब वो ज्यादा प्रोफेशनल लेवल पे काम करने लगती है तो पैरों से सिलाई मशीन को ऑपरेट करने लगती है। तो यहाँ पर किस तरह का स्थानांतरण हुआ? द्विपार्श्विक स्थानांतरण हुआ। आप दाएं हाथ से लिखते हो, अभ्यास करोगे तो बाएं हाथ से भी लिखना सीख जाओगे। तो यहाँ पर किस प्रकार के स्थानांतरण? यहाँ पर अधिगम का द्विपार्श्विक स्थानांतरण हुआ। तो 5वां प्रकार हो गया अधिगम का द्विपार्श्विक स्थानांतरण। सबसे पहले सकारात्मक स्थानांतरण, फिर नकारात्मक स्थानांतरण, फिर शून्य स्थानांतरण, उसके बाद पार्श्विक स्थानांतरण और यह अधिगम का द्विपार्श्विक स्थानांतरण। इसके बाद आता है अधिगम का ऊर्ध्व स्थानांतरण। आप कोई एक चीज जानते हो, एक चीज सीख ली है, उसकी सहायता से आप उसी प्रकार का लेकिन थोड़ा ऊंचे लेवल का काम करना सीख जाओ तो वो कहलाता है अधिगम का ऊर्ध्व स्थानांतरण। अंतर समझिएगा सकारात्मक स्थानांतरण और ऊर्ध्व स्थानांतरण में। सकारात्मक स्थानांतरण में आप एक चीज जानते हो, उसकी सहायता से एकदम नई चीज सीखते हो, सकारात्मक स्थानांतरण। ऊर्ध्व स्थानांतरण क्या है? एक चीज आपने जान ली, सीख ली, तो आप उसको और डेवलप करके उससे ऊंचे लेवल का कौशल सीख जाओगे, अर्जित कर लोगे, तो अधिगम का ऊर्ध्व स्थानांतरण है। बच्चा सबसे पहले अंकों का ज्ञान करता है, फिर वो एक अंक वाले जोड़ घटाओ सीख जाता है। जब एक अंक 2 अंक वाले जोड़ घटाओ सीख जाता है तो उनकी सहायता से गुणा सीख जाता है, क्योंकि गुणा क्या है? जोड़ ही तो है कई बार। फिर बाद में वो भाग भी सीख जाता है, क्योंकि भाग में जोड़ का भी यूज हो रहा है, घटाव का भी यूज हो रहा है, गुणा का भी यूज हो रहा है। तो उसने सीखा क्या? उसने तो मैथमेटिक्स के बेसिक प्रिंसिपल सीखे, बेसिक ऑपरेशन सीखे। लेकिन ये किस प्रकार का ट्रांसफर है? ये वर्टिकल ट्रांसफर है। कार चलाने वाला ट्रक चलाने लगे, बिल्कुल ये अधिगम का वर्टिकल ट्रांसफर है। आपने बेसिक अर्थमेटिक सीख ली, बेसिक अलजेब्रा सीख लिया, उसकी सहायता से आप एडवांस अलजेब्रा सीख जाते हो, कैलकुलस सीख जाते हो। पहले बच्चा सरल चित्र बनाता है, आसान आकृतियां बनाता है, फिर वो अच्छी पेंटिंग करने लगे। ये सब क्या है? ये अधिगम का ऊर्ध्व स्थानांतरण है। साइकिल चलाता है, बाइक चलाने लगे, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। पहले पानी बॉईल करना, फिर चाय बनाना, ये तो फ्लो चार्ट हो गया। यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग नहीं हो रहा, क्योंकि आपको पहले से पता है कि चाय बनाने के लिए हमको क्या क्या करना है। चाय बनाने के लिए हमने पहले किस प्रोसेस में काम करना है, वो फ्लो चार्ट है हमारा, एक जो हमारे दिमाग में बना हुआ है। यहाँ पर अधिगम का स्थानांतरण नहीं हो रहा। किसी ने मैसेज किया था, अभी नाम नहीं मैं देख पाया। तो वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? सकारात्मक स्थानांतरण से अलग है।
सकारात्मक स्थानांतरण में आप नया कौशल सीखते हो, ऊर्ध्व स्थानांतरण में आप नया कौशल नहीं सीखते हो, अपने सीखे हुए कौशल को अपग्रेड करते हो। ये अंतर समझ लीजिएगा। ए से जेड तक बोलना, साइन भाषा में ए से जेड तक बतलाना, ये सर सकारात्मक स्थानांतरण है दीपक चंद्र जी। ये जो है एकदम नया कौशल है। जो साइन लैंग्वेज है वो एकदम नया कौशल है। जहां तक मेरी जानकारी है, आप लोग बेहतर इसको जानते होंगे, लेकिन मुझे जितना पता है तो जानता हूं कि साइन लैंग्वेज का खुद का अपना एक व्याकरण है, एक सांकेतिक शब्दकोश है। माने आपने एक नई भाषा सीखी है वहां पर। ये ऊर्ध्व स्थानांतरण नहीं है, यहाँ पर सकारात्मक स्थानांतरण है अधिगम का। ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण के बाद आगे आता है क्षैतिज स्थानांतरण। क्षैतिज स्थानांतरण क्या है? हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? अच्छा, क्लास में पहली बात तो जो टीचर और उसके स्टूडेंट के बीच जो ट्रांसफर होता है, विंडोज 7 से विंडोज 11 चलाना सीख लेना बिल्कुल अधिगम का स्थानांतरण है, एकदम सही है ये। एक लेखक गायक नहीं हो सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। एक अच्छे लेखक अच्छे गायक भी होते हैं, ठीक है। और लेखक होने का गायक होने से कोई लेना देना नहीं है। कहीं ना कहीं बस कल्पनाशीलता दोनों में कॉमन है। लेखन में कल्पनाशीलता की आवश्यकता ज्यादा है, गायकी में कंपैरेटिवली कल्पनाशीलता की आवश्यकता कम है और सुरों की समझ की आवश्यकता ज्यादा है। तो अधिगम के क्षैतिज स्थानांतरण की बात मैं कर रहा था। कक्षा में अध्यापक और उसके विद्यार्थियों के बीच जो अधिगम का स्थानांतरण होता है, एक तो अधिगम की क्षैतिज स्थानांतरण का उदाहरण वो हो गया। मनोविज्ञान में जो मुझे पता है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। इक्वल ट्रांसफर है। तो पहली बात तो ये हो गई अधिगम के क्षैतिज स्थानांतरण। इसकी एक दूसरी स्थिति ये हो सकती है, किसी एक विषय आपको पता है और उसी से मिलता जुलता दूसरा विषय आप सीख रहे हो एकदम। जैसे मैं शिक्षा मनोविज्ञान आपको पढ़ा रहा हूं, शिक्षा मनोविज्ञान से आपका रुझान हो जाए एकदम प्योर साइकोलॉजी की तरफ, उसको भी आप डिटेल में स्टडी करने लगो, तो उस कंडीशन में भी हम कहेंगे कि अधिगम के क्षैतिज स्थानांतरण हुआ है। आपको भूगोल में नक्शे देखना अच्छे से पता है, तो उसकी सहायता से इतिहास पढ़ते समय आप समझ सकते हो कि कौन सा युद्ध कहाँ हुआ होगा। आप बता सकते हो कि पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ होगा। धन्यवाद संजय सर। अगर आपको समझ में आया है तो मेरा प्रयास यही है कि आप लोगों को चीजें समझ में आए। जहां आप लोगों को असुविधा हो, दिक्कत हो, आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। तो ये अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण होगा, ठीक है। अब जैसे आपको भूगोल पता, आपको पता पानीपत कहाँ है। आप जब पानीपत के युद्ध पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगी, अच्छा पानीपत इस समय जहाँ हरियाणा में है पानीपत, यहाँ कहीं पानीपत की लड़ाई हुई होगी। प्लासी का मैदान कहाँ है आपको पता है, तो आप समझ जाओगी कि प्लासी की लड़ाई कहाँ हुई होगी। यहाँ पर भी अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण हो रहा है। कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच जो अधिगम का स्थानांतरण होता है वो अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण होता है, यानी हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होता है। तो ये हमने बात की अभी अधिगम के स्थानांतरण की। 7 तरह का अधिगम स्थानांतरण मैंने आपको बताया है। पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर, इसके बाद लैटरल ट्रांसफर, बाईलैटरल ट्रांसफर, है ना। बाईलैटरल ट्रांसफर के बाद हमने यहाँ पर आपसे डिस्कशन किया था वर्टिकल ट्रांसफर पे और अंत में हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर पे। इन पे मैंने आपको पर्याप्त एग्जाम्पल बता दिए हैं, डिफरेंस क्या है वो भी मैंने बता दिया है। तो सीटीईटी की परीक्षा में प्रश्न इसी प्रकार से आते हैं कि एक स्थिति आपको दे दी जाएगी, सामान्य तौर पर पूछा जाएगा कि भाई किस प्रकार का स्थानांतरण हो रहा है, तो आपको उसका उत्तर देना होगा। तो ये तो टॉपिक हो गया हमारा अधिगम का स्थानांतरण। मैंने पिछले जितने पेपर देखे हैं तो लगभग सभी पेपर में 1 अंक का क्वेश्चन तो आया ही आया है अधिगम स्थानांतरण से ज्यादातर बात। जनक कौन है सर? जी, इसके जनक कौन है, किसके अकॉर्डिंग है ये स्थानांतरण? अच्छा, अधिगम के स्थानांतरण की अवधारणा निकल के आई है मूल रूप से थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए अधिगम के गौड़ नियमों से। तो अगर प्रोपोनेंट की बात करें तो इसके प्रोपोनेंट होंगे एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, इसके अलावा वुडवर्थ भी हैं। 4 और 7 दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तो चौथा स्थानांतरण था ऊर्ध्व स्थानांतरण या लैटरल स्थानांतरण, माने पार्श्विक स्थानांतरण था।
और सातवां था क्षैतिज स्थानांतरण। दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों एकदम अलग अलग हैं। कैसे? पहले लोग लाठी से लड़ते थे, अब तमंचा निकाल लेते हैं। ये किस प्रकार का स्थानांतरण है? तो ये तो अधिगम का स्थानांतरण नहीं है, और इस प्रकार का स्थानांतरण ना हो लोगों में तो ही अच्छा है। और फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं इसको एक प्रश्न के तौर पे तो किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है, तो मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो एक नया कौशल आपने सीख लिया है, तो है तो सकारात्मक स्थानांतरण, लेकिन ये व्यवहार कतई सकारात्मक नहीं है। ये व्यवहार एकदम नकारात्मक है, और इस प्रकार का व्यवहार सीखने की आवश्यकता नहीं है। और अगर हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं तो मुझे लगता है ज्यादातर मामलों में हमको कभी भी डंडा, लाठी और तमंचा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी स्थानांतरण एक बार पढ़ देता हूं, बिल्कुल मैं, और उदाहरण भी मैं आपको उसके बता देता हूं। सबसे पहला स्थानांतरण था सकारात्मक स्थानांतरण, यानी पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी जब एक प्रकार का अधिगम कौशल दूसरे प्रकार के अधिगम कौशल के सीखने में आपकी सहायता करे, दूसरे प्रकार के अधिगम कौशल को सीखने में आपकी सहायता करे, एकदम नए कौशल को सीखने में सहायता करे, तो वो कहलाता है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। साइकिल चलाना जानते हैं, बाइक चलाना सीख गए, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। उसके बाद आता है अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। जब एक प्रकार का अधिगम कौशल नए अधिगम कौशल को सीखने में बाधा उत्पन्न करे, तो अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण होगा। एक बॉक्सर अगर डांस सीखना चाहेगा तो उसको थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बॉक्सर का शरीर गठीला होता है और डांस करने के लिए चाहिए लचकीला शरीर। अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अगर एक कौशल दूसरे कौशल को सीखने में ना तो सहायक बने ना तो बाधक बने, कोई इम्पैक्ट न डाले, तो अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप संगीत अच्छा जानते हो और संगीत से आप इतिहास पढ़ना चाहो, इतिहास सीखना चाहो, तो यहाँ पर कौन से स्थानांतरण है? शून्य स्थानांतरण है, कोई लेना देना नहीं है। आप कार चलाना जानते हो, आप प्लेन उड़ाना सीख रहे हो, तो वहां पर शून्य स्थानांतरण है, कोई लेना देना नहीं है। ना तो सहायता होगी ना तो बाधा होगी। अच्छा, चौथे और सातवें पे मैं एक बार थोड़ा सा चर्चा करूंगा ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। चौथा स्थानांतरण मैंने बताया था पार्श्विक स्थानांतरण। तो पार्श्विक स्थानांतरण में आपने एक चीज सीख ली, उससे कुछ मत करो। जब आपको दान पुण्य करने का मन हो, जो आपको पता हो कि हमारे मम्मी ये बातें हमारे पिता को ये पसंद है, बढ़िया बढ़िया बाजार से उनको बात, बढ़िया कपड़ा पहनाओ, हाथ जोड़कर बात करो। भैया ये कहीं दान पुण्य कुछ मत करो। जब आपको दान पुण्य करने का मन हो, अबे सर इनको रिमूव कीजिए। अरे हितेंद्र दान जी, पुण्य क्या कर रहा है दान भाई? पुण्य कर रहा है क्लास में भैया? क्यों यहाँ दान पे पुण्य पढ़ कर लो रहा है? पहले। दान पुण्य कर रहा है, कौन है भाई? बंद करो। कौन है मोबाइल को भैया? अपने से दूर रखे, थोड़ा सा मोबाइल को अपने से दूर रखे, इसकी कहाँ का आवाज है? ए भाई वो रिमूव कर दिए गए हैं, आप क्लास चालू करिए। फिर इसके बाद हम बात कर रहे थे अधिगम का चौथा स्थानांतरण, वो है पार्श्विक स्थानांतरण। पार्श्विक स्थानांतरण क्या है? पार्श्विक स्थानांतरण में आप जो कौशल जान रहे हो पहले से, ध्यान दीजिएगा, आपको पहले से एक चीज आप सीखे हुए हो, तो ठीक वही काम आपको दूसरी सिचुएशन में करने को कह दिया गया। कोई नया काम नहीं किया, दूसरी सिचुएशन में वही काम कर रहे हो, तो अधिगम का पार्श्विक स्थानांतरण कहलाएगा। मैं अपने इस लैपटॉप में काम कर रहा हूँ, मान लीजिए ये HP का लैपटॉप है, मुझे मिल जाए कहीं दूसरी अगर डेल का लैपटॉप और उस पर मुझे काम करना पड़ जाए, तो अधिगम का पार्श्विक स्थानांतरण है, ये लैटरल ट्रांसफर है। मैं अपनी बाइक चलाता हूँ पर डे और मुझे दूसरी बाइक मिल जाए चलाने को, तो अधिगम का पार्श्विक स्थानांतरण है। द्विपार्श्विक स्थानांतरण क्या हुआ? हाँ, पुराना मोबाइल आप मान लो कीपैड वाला, रेखा जी आपके पास था फोन और आपने स्मार्टफोन चलाना सीख लिया है ना, तो ये पार्श्विक स्थानांतरण नहीं है। इस कंडीशन पे ये हो जाएगा वर्टिकल ट्रांसफर, ऊर्ध्व स्थानांतरण। पीपीटी तो शो हो रही होगी, कोई और कंफर्म करे कि शो हो रही कि नहीं शो हो रही? और शो हो रही है सर। शो हो रही है। अब इसके बाद आता है अधिगम का द्विपार्श्विक स्थानांतरण। तो द्विपार्श्विक स्थानांतरण क्या है?
शरीर के एक भाग के द्वारा सीखा गया कौशल दूसरे भाग को ट्रांसफर हो जाए तो वो कहलाता है अधिगम का द्विपार्श्विक स्थानांतरण, यानी बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। दाएं हाथ से लिखते हो, अब बाएं हाथ से लिखना सीख लो। अधिगम का द्विपार्श्विक स्थानांतरण, हाथ से चलाने वाली सिलाई मशीन आप यूज करते हो, पैर से चलाने वाली मशीन यूज करना सीख जाओ तो अधिगम का द्विपार्श्विक स्थानांतरण होगा। अधिगम के ऊर्ध्व स्थानांतरण, एक चीज जो आपने सीखी है तो वही कौशल थोड़ा अपर लेवल का आपने सीख लिया तो अधिगम का ऊर्ध्व स्थानांतरण हो गया। बच्चे ने जोड़ सीख लिया, जोड़ से गुणा करना सीख गया, अधिगम का ऊर्ध्व स्थानांतरण हो गया। वो कार चलाने वाला ट्रक चलाना सीख जाए तो अधिगम का ऊर्ध्व स्थानांतरण हो गया ये। इसके बाद आता है अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण। कक्षा में मोस्टली जो अधिगम का स्थानांतरण होता है, एक लाइन में याद रखिएगा, वो क्षैतिज स्थानांतरण होता है। अधिगम में क्षैतिज स्थानांतरण आपको चौथे नंबर वाले में जो मैंने पार्श्विक स्थानांतरण बताया था उससे भ्रम क्यों हुआ। मैंने अधिगम के चौथे स्थानांतरण यानी पार्श्विक स्थानांतरण में बताया था कि सिचुएशन चेंज हो गई, कौशल नहीं चेंज हुआ, सिचुएशन चेंज हुई, अधिगम का पार्श्विक स्थानांतरण। लेकिन यहाँ पे मैंने एक उदाहरण दिया था कि आप भूगोल में नक्शों को अच्छे से समझना जानते हो तो उसकी सहायता से आप जब इतिहास में पानीपत का युद्ध पढ़ोगे तो आप पानीपत को अपने दिमाग में मैप कर लोगे, ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। दोनों बातें अलग है चौथे में और सातवें में जो मैंने बात कही है। इस कंडीशन में अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण होगा। और फिलहाल अभी आपने एक बात कही कि मैं सीटीईटी का कोई प्रश्न बताऊं, तो मुझे फिलहाल एकदम कोई ऐसा प्रश्न याद नहीं है कि सीटीईटी में किस प्रकार का पूछा गया है, तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा, लेकिन किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो जरूर मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे सीटीईटी में आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि बाएं लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग करने वाला कोई व्यक्ति अमेरिका जाकर के राइट हैंड साइड ड्राइविंग करना सीख जाता है, ये अधिगम का किस प्रकार के स्थानांतरण होगा। अब आपके सामने 4 उत्तर रख दिए गए, 4 विकल्प रख दिए गए। सकारात्मक स्थानांतरण है, नकारात्मक स्थानांतरण है, शून्य स्थानांतरण है, या ये किस प्रकार का स्थानांतरण है। फिर आप अभी एक बात यहाँ पर कह रहे हैं कि ऊर्ध्व और सकारात्मक स्थानांतरण एक जैसे ही है। ऊर्ध्व और सकारात्मक स्थानांतरण एक जैसे नहीं है। फिर से समझिए एक बार सकारात्मक स्थानांतरण। सकारात्मक स्थानांतरण का मतलब हुआ आपने एक नया कौशल सीख लिया, ठीक है। ऊर्ध्व स्थानांतरण में आप कोई नया कौशल नहीं सीखते हो, बल्कि अपने पुराने कौशल को ही आप अपग्रेड करते हो। तो दोनों एक जैसे बिल्कुल नहीं है, दोनों में अंतर है। सकारात्मक स्थानांतरण और ऊर्ध्व स्थानांतरण दोनों में अंतर है। यहाँ पर जो मैंने अभी उदाहरण दिया था लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग और राइट हैंड साइड ड्राइविंग का, आप में से ज्यादातर लोगों ने नकारात्मक स्थानांतरण की बात की है। एक बार फिर से इसको देखिएगा जो मैंने अभी बताया कि क्या ये वास्तव में नकारात्मक स्थानांतरण है। या इसको किसी और तरह से भी बताया जा सकता है, कोई थोड़ा सा इसको बताए। सकारात्मक है। अच्छा, सकारात्मक है और नकारात्मक है। सर द्विपार्श्विक। सर मेरे ख्याल से ये द्विपार्श्विक स्थानांतरण है, क्योंकि ये अच्छा, एक चलिए आज अभी मैंने डिस्कस किया है। एक बार आप इसको आप ठीक से एक बार घर पे पढ़िएगा। कल मैं इससे रिलेटेड प्रश्नों पे आपसे चर्चा करूंगा। समय थोड़ा कम है इसलिए अभी मैं टॉपिक को कंक्लूड करता हूँ, फिर कल मैं डिटेल में इससे संबंधित प्रश्नों पे चर्चा करूंगा। एक बार आप लोग पढ़िएगा इनको, ठीक है। तो चलिए अब अगला टॉपिक है हमारा अधिगम वक्र। अधिगम वक्र यानी लर्निंग कर्व्स। अधिगम वक्रों की अवधारणा देने वाले व्यक्ति का नाम है हरमन एबिंगहास। टीटी की परीक्षा में प्रश्न आया है कि अधिगम वक्रों की अवधारणा किसने दी है। अधिगम वक्रों की अवधारणा देने वाले गणितज्ञ का नाम है हरमन एबिंगहास। अधिगम वक्र क्या है? अधिगम यानी सीखने की मात्रा और लगने वाले समय के बीच जो ग्राफिकल रिलेशनशिप है उसको प्रकट करता है अधिगम वक्र। कुल मिला के सीखने की प्रक्रिया का गणितीय निरूपण, सीखने की प्रक्रिया का गणितीय निरूपण ये हो गया अधिगम वक्र।
सीखने की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों का गणितीय निरूपण ये कहलाएगा अधिगम वक्र। और अधिगम वक्र की परिभाषा, अधिगम वक्रों के प्रकार और अधिगम वक्रों का निर्माण सबसे पहले किया है हर्मन एबिंगहॉस ने। तो अधिगम वक्र यह दर्शाते हैं कि सीखने की गति समय के साथ साथ कैसे बदलती है, यानी समय और अधिगम के बीच क्या संबंध होता है, उसका गणितीय निरूपण किया जाता है अधिगम वक्रों की सहायता से। 4 तरह के अधिगम वक्र होते हैं। एबिंगहॉस ने 4 तरह के अधिगम वक्रों की बात की है। सबसे पहला अधिगम वक्र है सरल रेखी अधिगम वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व। यानी आप कोई चीज सीख रहे हो, आप लगातार एक समान रफ्तार से सीखते चले जा रहे हो, आपको हर चीज समझ में आ रही है, कहीं दिक्कत नहीं हो रही, कहीं आप भूल नहीं रहे हो, तो जो अधिगम वक्र बनेगा वो एक सरल रेखा होगा और इस सरल रेखी अधिगम वक्र कहलाएगा। लेकिन बताइए कि क्या मनुष्यों के अधिगम में इस प्रकार की स्थिति संभव है? तो 1-2 लोग लिख करके उत्तर दें इसका। मनुष्यों के अधिगम में इस प्रकार की स्थिति कतई संभव नहीं है। तो सरल रेखीय अधिगम वक्र उस स्थिति को प्रदर्शित करता है जब सीखने की दर लगातार एक जैसी बनी रहे। तो मनुष्यों का अधिगम वक्र या किसी प्राणी का अधिगम वक्र इस प्रकार का नहीं बनता है। यह दर्शाता है कि सीखने वाला लगातार बस प्रोग्रेस ही कर रहा है, सीखता ही जा रहा है। लेकिन अगर किसी एआई जैसे चैट जीपीटी है या जेमिनाई है, इनका अगर अधिगम वक्र इनकी लर्निंग का बनाया जाए तो कैसा बनेगा? वो एक स्ट्रेट कर्व बनेगा, क्योंकि सिर्फ सीख रहे हैं, इन्हें ना तो थकान होती है ना बोरियत होती है। तो इनका अगर लर्निंग कर्व बनाया जाए तो वो सरल रेखीय वक्र बनेगा। मनुष्यों के संदर्भ में सरल रेखीय वक्र, किसी जीवित प्राणी के संदर्भ में अधिगम का सरल रेखीय वक्र संभव नहीं है। अधिगम का दूसरा वक्र हुआ उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र यानी कॉन्वेक्स कर्व। उन्नतोदर मीन्स उन्नत उदर यानी उभरा हुआ पेट। इस कर्व को आप पिक्चर में देख रहे होंगे। ये कर्व क्या दर्शाता है कि शुरुआत में गति तेज है सीखने की, बहुत तेजी से ग्राफ ऊपर जा रहा है, लेकिन उसके बाद सीखने की गति धीमी हो जाती है, यानी कहीं अधिगम पठार आ गया, सीखने में रुकावट आ गई। तो जब शुरुआत में अधिगम का वक्र माने शुरुआत में सीखने की गति बहुत तीव्र हो, धीरे धीरे उसमें रुकावट आ जाए, अधिगम पठार आ जाए और उसकी गति धीमी हो जाए, तो उस कंडीशन पे जो वक्र बनेगा वो उन्नतोदर वक्र कहलाएगा, वो कॉन्वेक्स कर्व कहलाएगा। शुरुआत में सपोज करिए कि किसी व्यक्ति ने सीखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, बड़ा रुचि ले रहा है। बच्चा शुरू में जब नई कक्षा में जाता है, नई किताबें आती हैं तो बहुत तेजी से सीखता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वही चीजें उसको उबाऊ लगने लगती हैं। तो उन्नतोदर वक्र बनेगा इस प्रकार की स्थिति में। इस प्रकार के वक्र को ऋणात्मक अधिगम वक्र भी कह सकते हैं, या ऋणात्मक त्वरित अधिगम वक्र भी कह सकते हैं, अर्थात नेगेटिवली एक्सेलरेटेड लर्निंग कर्व, क्योंकि अधिगम के लिए अच्छी स्थिति नहीं है कि शुरुआत तेज हो और बाद में धीमी हो जाए। अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? कोई भी चीज आप विषय सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, शुरुआत भले धीमी हो लेकिन वो स्टीडी बनी रहे, आप धीमे धीमे आगे बढ़ते जाओ। तो उन्नतोदर वक्र किस बात को दर्शाता है कि शुरुआत बहुत अच्छी हुई लेकिन बाद में थकान हो गई, विषय उबाऊ लगने लगा, कार्य कठिन हो गया, तो सीखने की रफ्तार धीमी हो गई और हमने सीखना धीरे धीरे सीखने की गति कम होती गई और अधिगम का वक्र नीचे की ओर जाने लगा। नेगेटिवली एक्सेलरेटेड लर्निंग कर्व, उन्नतोदर अधिगम वक्र। सीटीटी की परीक्षा में एक बार प्रश्न आया है, आपको चित्र दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि किस प्रकार का अधिगम वक्र है, या किस स्थिति का समर्थन करता है, या एक स्थिति दे दी जाएगी और पूछा जाएगा इस स्थिति का अधिगम वक्र किस प्रकार का बने, तो आपको चित्र देख करके उत्तर देना होगा। तो उन्नतोदर वक्र शुरुआत तेज हुई, बाद में धीमी हो गई, तो जो लर्निंग कर्व बनेगा वो कॉन्वेक्स कर्व बनेगा। तीसरा होगा नतोदर यानी झुका हुआ, अर्थात कॉनकेव कर्व। आप देख रहे हो यहाँ पे जो सीधी लाइन पहले बड़ी धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है,
तो शुरुआत धीमी हुई, लेकिन जब विषय में आनंद आने लगा, रुचि होने लगी, कछुआ खरगोश पर आधारित कह सकते हैं, जब धीरे धीरे रुचि आने लगी, आनंद आने लगा, तो अधिगम तेजी से धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। अधिगम ग्राफ, लर्निंग कर्व, लर्निंग ग्राफ, तो वो होगा नतोदर वक्र, और इसको हम कहेंगे सकारात्मक त्वरित अधिगम वक्र, यानी पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड लर्निंग कर्व, क्योंकि अधिगम की एक अच्छी स्थिति है। अधिगम की एक, बिल्कुल, चौथा मिश्रित वक्र भी है, उस पे आते हैं। अधिगम की एक अच्छी स्थिति है ये। तो ये नतोदर वक्र हुआ, सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने वाला अधिगम वक्र, यानी पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड लर्निंग कर्व शुरुआत, लेकिन बाद में जब रुचि बढ़ी तो प्रोग्रेस अच्छी हुई। लेकिन हम लोगों के यानी मनुष्यों के अधिगम का वक्र हमेशा कैसा बनेगा? वो इस आकार का बनेगा। शुरुआत धीमी हुई, फिर तेज हुई, फिर हम थक गए, उबाऊ लगने लगा विषय, तो फिर हमारा ह्रास होने लगा, सीखने की रफ्तार में कमी आने लगी। फिर थोड़ी देर बाद जब हमने सीखना शुरू किया तो फिर प्रोग्रेस हुई। तो वो इस शेप का जो कर्व बनेगा, जब कोई मनुष्य सीख रहा है तो दोनों नतोदर और नतोदर दोनों का मिला जुला रूप बनेगा, वक्र बनेगा, वो कहलाएगा इस शेप कर्व। ज्यादातर जैसे कॉम्प्लेक्स टास्क है, कोई चीज हम सीख रहे हैं, कोई किसी विषय का अधिगम कर रहे हैं, तो शुरुआत हम धीमी करते हैं, फिर तेजी आती है, फिर अधिगम पठार उत्पन्न हो जाता है, फिर थोड़ा सीखने की रफ्तार कम हो जाती है। अभी आप लोग पढ़ रहे हो, ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा। फिर आप कोई ज्यादा रुचि से थोड़ी देर के बाद शुरू करते हो, थोड़ा आराम करने के बाद, तो जो लंबे समय पे सीखने की प्रक्रिया का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? वो एस शेप का बनेगा। इस वक्र को मिश्रित वक्र या मिक्स कर्व कहा जाएगा। ये उन्नतोदर और नतोदर का मिश्रित रूप है। अब देख रहे हैं यहाँ पर इनके चित्र एक जैसे ही, ऐसे ही बनेंगे, और इसी प्रकार के चित्र एग्जाम में बने हुए आएंगे और आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला सरल रेखीय वक्र प्राणियों के अधिगम के संदर्भ में संभव नहीं है, असंभव है। मिश्रित वक्र अधिगम की लॉन्ग टर्म सिचुएशन में अगर कर्व बनेगा तो इस प्रकार का बनेगा। एक बात मैं आपसे बार बार यहाँ पे कह रहा था, अधिगम का पठार। तो अधिगम का पठार क्या है? आप सीख रहे हो तो पठार मतलब होता है उबड़ खाबड़ जगह, ठीक है। स्किनर ने कहा एक जगह कि मोटिवेशन इज द हाईवे ऑफ लर्निंग। अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है। तो राजमार्ग में, हाईवे में गाड़ियां सपाट सरपट जाती हैं, क्योंकि ना तो कहीं पे स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, रास्ते सड़कें अच्छी होती हैं। लेकिन अगर कहीं पथरीला रास्ता हो तो गाड़ी सपाट एक स्पीड में नहीं जाएगी। तो अधिगम का पठार सीखने की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली वह स्थिति है जहां पर सीखने की प्रगति बहुत कम हो जाती है, वो अधिगम का पठार कहलाती है। काल्पनिक स्थिति है। ये क्यों उत्पन्न हो सकता है? थकान के कारण, बोरियत के कारण, रुचि न होने के कारण, विषय की जटिलता के कारण, वातावरणीय समस्या के कारण। तो अधिगम पठार एक्चुअली ऐसी सिचुएशन मनोविज्ञान में मानी जाती है जब हम अपने पीछे सीखे हुए ज्ञान को परिपक्व कर रहे होते हैं, मैच्योर कर रहे होते हैं, और अधिगम पठार एक टेम्परेरी सिचुएशन होती है, और इसके हटने के बाद हम फिर से तेजी से आगे सीखना शुरू कर देते हैं। तो जो अधिगम का वक्र बनता है, तो अधिगम वक्र के बीच में जो सपाट लाइन जहां बनती है, जहां सपाट लाइन बनती है, वो सपाट लाइन अधिगम के पठार को निरूपित करती है। तो अधिगम वक्रों के साथ साथ आपको अधिगम पठार भी याद रखना है। तो मुझे लगता है ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। कल की क्लास में बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे, वो है लर्निंग डिसऑर्डर्स और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पे। आप लोग उनके बारे में काफी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपके प्रशिक्षण का हिस्सा रहा होगा, लेकिन फिर भी औपचारिक रूप से मैं उस क्लास को कल यहाँ पर चर्चा करूंगा। और कल हम लोग अधिगम वाले चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, और अधिगम वाले चैप्टर को कंक्लूड करने के बाद हम आगे अधिगम वाले चैप्टर पर आधारित प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। क्योंकि आज मैं अधिगम के स्थानांतरण पे आप लोगों के प्रश्न आ रहे थे, मैंने उनको इसलिए अभी यहाँ लिया नहीं क्योंकि समय कम था। तो कल मैं
टॉपिक शुरू करने से पहले अधिगम स्थानांतरण पर आधारित और अधिगम वक्र और अधिगम पठारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर भी चर्चा करूंगा। और कल इस चैप्टर को समाप्त होने के बाद मैं 200 प्रश्नों से ज्यादा प्रश्नों का एक सेट आपके सामने दूंगा, जिसमें अधिगम से संबंधित सभी प्रश्न टॉपिक पर आधारित प्रश्न उन पर हम चर्चा करेंगे और नया चैप्टर शुरू करेंगे अगली क्लास में। वो होगा बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। तो बाल मनोविज्ञान की क्लास आज यहीं समाप्त करते हैं और अभी मैं आप लोगों के साथ थोड़ी देर बना रहूंगा। आज कुछ आगे हम लोग कुछ दूसरी बातों पे चर्चा करेंगे। तो बाल मनोविज्ञान में आज सिर्फ इतना ही, यहीं तक। अच्छा, आज मेरी बात हुई थी, जितेंद्र सर से हुई और मनीषा मैम से भी। दीपक चंद जी कुछ कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया फिर से। तो आज मेरी बात हुई मनीषा मैम से भी और जितेंद्र सर से भी बात हुई। तो हमने एक, आप लोगों के भी कुछ लोगों के मैसेज ही मेरे पास आए थे, पेडागोजी की बात हो रही थी। तो आप लोग जब सीटीईटी का पेपर देते हैं तो आपको पता है कि हिंदी में भी जो आपकी द्वितीय भाषा है, इंग्लिश या संस्कृत, उसमें भी आपके जो दूसरे विषय हैं, मैथमेटिक्स हो या पर्यावरण अध्ययन हो प्राथमिक स्तर पर, या अगर आपका सामाजिक विज्ञान हो या विज्ञान हो, तो उन सभी में शिक्षण पर आधारित 15-15 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन 15 जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें से बहुत प्रश्न तो आपको बाल मनोविज्ञान से ही मिल जाएंगे, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कुछ चीजों पे यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं इस क्लास में आप लोगों को यहाँ पर, जो दूसरी क्लास होगी हमारी, तो उसमें आपसे पेडागोजी पे चर्चा करूंगा, अलग अलग विषयों की। आज हिंदी भाषा की पेडागोजी से शुरुआत करूंगा मैं आपसे। तो आज मैं इस क्लास को थोड़ी देर करूंगा, एक डेमो क्लास के तौर पे आप लोगों के सामने है, ताकि आपको टॉपिक का आइडिया मिल सके, क्या हम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्या हम डिस्कस करेंगे। तो जो आपको पता है, हम अभी फिलहाल हिंदी भाषा की ही बात करते हैं। तो जो सीटीईटी का पेपर होता है, तो प्राथमिक स्तर पर हो या जूनियर स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर 30 अंक का हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें से 15 अंक के आपके जो हिंदी की शिक्षण पर आधारित प्रश्न आएंगे और 15 अंकों के आपके पैराग्राफ्स आएंगे, अनुच्छेद आएंगे, से संबंधित हो सकते हैं और पद से संबंधित हो सकते हैं। उन अनुच्छेदों को पढ़ करके आपको उनके उत्तर देने होंगे। सीटीईटी के पेपर में हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न कम आते हैं या ना के बराबर आते हैं। 1-2 प्रश्न आपको उन्हीं अवतरणों में मिलेंगे, वो गद्य के या पद के अवतरणों में। बट टीईटी के प्रश्न पत्र में, या जब आपका एसटीईटी होगा, तो ऐसी उम्मीद है कि उसमें हिंदी के प्रश्न पत्र में व्याकरण पर भी चर्चा होगी। तो फिलहाल हम शुरुआत करेंगे जो सीटीईटी में जो शिक्षण शास्त्र है हिंदी का, हिंदी के शिक्षण शास्त्र पर चर्चा करेंगे। समय को देखते हुए मैं आज आपसे शिक्षण शास्त्र पर आधारित कुछ प्रश्नों पे भी चर्चा करूंगा, जो हिंदी के शिक्षण शास्त्र पर आधारित है। और इसी क्रम में हिंदी में जो दूसरी चीजें आती हैं, हम उन पे भी चर्चा करते चलेंगे। तो आज ये मेरी एक पहली कक्षा है इस चीज को लेकर के, हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में यहाँ पर। तो उस पर संक्षेप में हम चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपको जब किसी भी विषय के शिक्षण की बात हो, तो सीटीईटी में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, टीईटी में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो टीईटी में तो भाई शिक्षण किस प्रकार करना है, इस पर आधारित प्रश्न ना के बराबर आते हैं, बट सीटीईटी में आते हैं। यहाँ पर मैं कोई ट्रेनिंग सेशन की तरह इस क्लास पे हम चर्चा नहीं करेंगे, हम केवल उन चीजों पर फोकस करेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो एक मेरा सुझाव है कि आप लोग जो शिक्षण शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, जो सीटीईटी में अलग अलग विषयों में आता है, तो आप सबसे पहले राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा डाउनलोड करके उसके 3रे और 4थे अध्याय को
पढ़ करके समझने का प्रयास करिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको शिक्षण से संबंधित ज्यादातर सिद्धांतों का ज्ञान हो जाएगा, वो मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा यहाँ पर। तो आज ये हमारी पहली क्लास है जिसमें हम हिंदी भाषा शिक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बहुत सामान्य सी बातें हैं, आप लोग इससे परिचित होंगे कि हिंदी हमारी राजभाषा है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रभाषा नहीं है। संवैधानिक रूप से संवैधानिक हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा यानी हमारे देश की, हमारी सरकार की कामकाज की भाषा हिंदी है, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर कामकाज इंग्लिश भाषा में होता है। एक सामान्य तथ्य यहाँ पर हिंदी को लेकर के ये भी है कि हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, आप लोग इससे भी परिचित हैं। और जो एक रोचक बात यह है कि हिंदी पूरी दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। वो तब है जब भारत के अलावा ज्यादातर देशों में हिंदी नहीं बोली जाती, अगल बगल के एक दो देशों को छोड़ दीजिए। हिंदी विश्व में तीसरी बोली जाने वाली, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और पहली सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है मैंडरिन, चाइनीज, चाइना में बोली जाने वाली भाषा। वो दुनिया की पहली सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, और उसका कारण है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन चाइना की। दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है इंग्लिश, और तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। अंग्रेजी बिल्कुल हमारे देश में सहभाषा की तरह है। तो हिंदी की जो स्क्रिप्ट है, भाषा का नाम तो हो गया हिंदी, और जिस स्क्रिप्ट में, लिपि में ये भाषा लिखी जाती है, उस लिपि को हम कहते हैं देवनागरी। इससे भी आप लोग परिचित हैं। अब जो हिंदी, शुरू से हिंदी हमारे देश में नहीं बोली जाती थी। वैदिक युग की अगर भाषा की बात करें तो वैदिक युग की भाषा थी संस्कृत। वैदिक युग से आगे बढ़ते हुए जब हम जैन और बौद्ध युग में प्रवेश करते हैं तो भाषाएं क्रमशः संस्कृत से निकलती हैं पाली और प्राकृत, और उनसे अंत में निकलती है अपभ्रंश, और अपभ्रंश से बनती है हिंदी। तो सही मायनों में जिस हिंदी को आज हम लोग बोल रहे हैं, जिस हिंदी में आज हम लोग बातचीत करते हैं, तो सही मायने में अगर उस हिंदी की बात करें तो वो हिंदी, उस हिंदी का इतिहास मोटा माटा 1000 साल का है। और अगर आज के समय की एकदम आधुनिक हिंदी की बात करें तो उसका इतिहास आज से 700-800 वर्षों तक का ही है। तो हिंदी का जन्म हुआ है, या ये हम मानते भी हैं कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है, हम कहते हैं कि सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। तो नो डाउट हमारी माँ, हमारी भाषा की माँ भी संस्कृत है। संस्कृत है पाली, उससे आगे डेवलप हुई प्राकृत, प्राकृत से डेवलप हुई अपभ्रंश, और अपभ्रंश से डेवलप हुई हमारी हिंदी। और आज जो हम हिंदी बोलते हैं, तो आज तो हिंदी मिली जुली भाषा है। इसमें हम उर्दू के, अरबी के, फारसी के, इवन इंग्लिश के बहुत सारे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो हिंदी भाषा की माँ संस्कृत है, दूसरी तमाम भाषाओं की माँ भी संस्कृत है। हिंदी से की 18 बोलियां हैं, याद कर लीजिएगा। कभी कभी टीटी की परीक्षाओं में प्रश्न आया है, सीटीटी में भी एक आध बार आया है। तो सबसे पहले तो हिंदी से जो है 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। एक पश्चिमी हिंदी, दूसरी पूर्वी हिंदी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली, राजस्थानी हिंदी, बिहार में बोली जाने वाली हिंदी, भोजपुरी मिश्रित, और पहाड़ों में बोली जाने वाली हिंदी, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में बोली जाने वाली हिंदी। आप देखेंगे तो इनका रूप एकदम अलग अलग है। और कई बार तो ऐसा होगा कि कई चीजें समझ में भी नहीं आती हैं, लेकिन ये सभी किससे निकली हैं? सभी हिंदी से ही निकली हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हिंदी की उपभाषाओं को क्लासिफाई करें तो हम 5 श्रेणियों में क्लासिफाई कर सकते हैं। 5 श्रेणियां कौन कौन सी हैं हिंदी की उपभाषा के रूप में? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। और इन 5 उपभाषाओं में 18 बोलियां हैं हिंदी की। भाषा और बोली में अंतर होता है। भाषा एक व्यापक संरचना है, बोली भाषा का रूप है। जैसे
लखनऊ कानपुर में जो हिंदी बोली जाती है, मथुरा में जो हिंदी बोली जाती है, बिहार में जो हिंदी बोली जाती है, उनमें बहुत अंतर है। तो वो अंतर क्यों है? वो अंतर हिंदी की बोलियों के कारण है। तो एक बात तथ्य याद रखिएगा कि हिंदी की 18 बोलियां हैं। उनके नाम मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप लोग उनको देख सकते हैं, जिसमें से ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मारवाड़ी, मेवाती, भोजपुरी, मैथिली, कुमाऊनी, गढ़वाली, ये प्रमुख हैं 18 में से। और जो सबसे ज्यादा हिंदी की जो लोकप्रिय बोलियां हैं, तो आप जानते हैं कि ब्रजभाषा है, अवधी है और भोजपुरी है। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। तो ये केवल मैंने कुछ हिंदी को लेकर के तथ्य आपके सामने रखे हैं। सीधे हमारा जो विषय है यहाँ पर हिंदी के शिक्षण शास्त्र का अध्ययन करना। हम हिंदी के शिक्षण शास्त्र पर आते हैं और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों पे चर्चा करेंगे अभी आपसे। अच्छा, हिंदी की कुछ अपनी विशेषताएं भी हैं। जैसे हिंदी एक ऐसी भाषा है कि आप जो बोल रहे हो वही लिख रहे हो, वही पढ़ रहे हो। अंग्रेजी के साथ ऐसा नहीं होता है। अंग्रेजी में आप लिखते कुछ हो, बोलते कुछ हो। अंग्रेजी के उच्चारण की अगर बात करें, बिल्कुल कन्नौजी और हरियाणवी को भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है, लेकिन कन्नौजी और जो हरियाणवी है, तो ये एकदम अलग से डेवलप हुई बोलियां नहीं हैं। तो व्याकरणिक विशेषताओं की अगर हम बात करेंगे तो हिंदी में क्या है? ध्वन्यात्मकता है। ध्वन्यात्मकता का मतलब क्या हो? आप जो लिखोगे वही बोलोगे, वही पढ़ोगे। इंग्लिश की तरह इसमें लफेड़ नहीं है कि आप लिखोगे कुछ, बोलोगे कुछ। शब्दों का उच्चारण ठीक वैसा ही जैसा आप लिखोगे। हिंदी की जो वाक्य संरचना है वो भी अंग्रेजी और दूसरी यूरोपीय भाषाओं से भिन्न है। वाक्य संरचना की बात करें तो हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, यानी कर्ता, कर्म और क्रिया, इस क्रम का पालन करते हैं हिंदी में। अंग्रेजी में, इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता, क्रिया और कर्म के क्रम का पालन किया जाता है। तो हिंदी का जो पद क्रम है ये दूसरी तमाम अंग्रेजी और कुछ यूरोपीय भाषाओं से एकदम भिन्न है। पद क्रम में हम कर्ता, कर्म और क्रिया के इस क्रम का पालन करते हैं। तो हिंदी की अगर व्याकरणिक विशेषताओं की बात करें तो व्याकरणिक विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता हिंदी की, जो इसे यूरोपीय भाषाओं से अलग बनाती है, वो ये है, वो है इसकी ध्वन्यात्मकता। यानी आप इस पे जो लिखते हो वही, जैसा बोलोगे वैसा ही लिखोगे। यानी इसमें हर एक वर्ण का एक निश्चित उच्चारण है। इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में एक ही वर्ण के कई उच्चारण हो सकते हैं। 26 अक्षरों से 45 तरह की ध्वनियां इंग्लिश में निकलती है, लेकिन हिंदी के साथ ऐसा नहीं है। हिंदी में आप जो लिखोगे, हर इलाज के लिए तब दी थी, अब पिताजी तो खत्म हो गए, तो वापस करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? पापा खत्म हो गए, इनको रिमूव करिए तो सलाह देती जी, कोई बात है इलाज में कहते रुपये जीवन चलो जाएगा। अरे हिंदी पढ़ लो, बता अपना तो ध्वन्यात्मकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो खैर, अब अगर भाषा के कार्यों की बात करें तो भाषा का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? संप्रेषण का माध्यम है भाषा। मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, बड़ी सामान्य सी बात है, ज्यादा इस पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हमारे विचारों का आदान प्रदान का माध्यम है भाषा। हमारे संज्ञानात्मक विकास में सहायता करती है। वेगोत्स्की की अवधारणा में आपने इसके बारे में विस्तार से पढ़ा है, हमने डिस्कस किया है, ठीक है। भाषा की सहायता से सामाजिक नियंत्रण भी होता है। भाषा की सहायता से समाज को संचालित करने वाले नियम और कानून भी बनाए जाते हैं। यानी भाषा सोशल कंट्रोल में भी, सोशल बिहेवियर को एस्टेब्लिश करने में भी अपना रोल प्ले करती है। साथ ही साथ भाषा ज्ञान और संस्कृति के संरक्षण का कार्य। हमारा ही एक पेन होगा और रफ होगा, जरा दे देना जरा। और तुम कर क्या रहे हो? अरे भाई बंद करो, कौन है भैया? अब तुम उधर बात कर रहा है, प्लाट चलता है तभी अबे बात सर इनको रिमूव करिए तुरंत। बंद किया आपने आपको, इनका नाम बताइए। समझ नहीं आता है। नाम बोले रिमूव करो। सभी के माइक बंद कर दो, सभी के माइक। सुशील जी है, सुशील जी। बार बार बोला जाता है, उसके बाद भी आप लोग गलती करते हैं बच्चों जैसा। सभी के माइक बंद कर दो।
तो भाषा के मुख्य कार्यों में संप्रेषण हो गया, विचारों का आदान प्रदान, फिर साथ ही साथ संज्ञानात्मक विकास भी भाषा का कार्य है। इसमें व्यगोत्स्की ने बहुत चर्चा की है। सोशल कंट्रोलिंग भी भाषा के द्वारा होती है, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है संस्कृति और ज्ञान के संरक्षण का कार्य भी, यानी संस्कृति और ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भाषा के द्वारा ही, अब वो चाहे लिखित हो या मौखिक हो, किसी न किसी रूप में भाषा के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित किया जाता है। और भाषा को एक बच्चा एक उपकरण के रूप में भी इस्तेमाल करता है। सिर्फ बच्चा नहीं, वयस्क भी भाषा को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो भाषा को एक उपकरण के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं? भाषा नए ज्ञान के अर्जन का माध्यम है, यानी नए ज्ञान को सीखने के लिए हमारा एक टूल है। अगर हमारी एक भाषा नहीं होती आपस में बातचीत करने की, तो मैं आपको अपनी बात नहीं बता पाता, जो चीज मैं जानता हूँ वो नहीं सिखा पाता, जो आप जानते हो उससे मैं सीख नहीं पाता। ठीक है, भाषा हमारी पहचान को भी सुनिश्चित करती है। हम पूरी दुनिया में कहीं चले जाएं तो हम क्या कहलाएंगे? हिंदी भाषी कहलाएंगे। दूसरे राज्यों में हम चले जाते हैं अपने ही देश के, तो हमारी भाषा से हमारी पहचान निर्धारित होती है। भाषा हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने का एक औजार है, एक साधन है। हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं भाषा की सहायता से। और चूंकि भाषा कम्युनिकेशन का साधन है, तो भाषा अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग समाजों को जोड़ने की एक इकाई के रूप में भी कार्य करती है। तो सीटीईटी के टॉपिक में जब आप सिलेबस में देखेंगे तो ये दो बातें हैं, भाषा के कार्य और भाषा एक उपकरण के रूप में। तो इन बातों को आपको याद रखना। बड़े सामान्य प्रश्न आएंगे किस तरह से, उस पर अभी मैं चर्चा करूंगा। तो भाषा को जब आप एक उपकरण के रूप में देखोगे तो ये सीखने का साधन है, हमारी पहचान है भाषा, हमारी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का साधन है, और ये सामाजिक जुड़ाव के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है भाषा। अपनी भाषा को बोलने वाले लोग किसी अनजान प्रदेश में हमको मिल जाए तो उनसे हमें अपने आप एक भावनात्मक जुड़ाव उत्पन्न हो जाता है उनके साथ। तो एक बात, अब भाषा के संदर्भ में जब शिक्षण शास्त्र की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले एक बात आएगी, भाषा अर्जन और भाषा का अधिगम। मैं इस पे आपसे ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं। जब मैं नोम चॉम्स्की के सिद्धांतों पे आपसे चर्चा कर रहा था तो मैंने आपको भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में विस्तार से चर्चा किया था। तो नोम चॉम्स्की से प्रश्न सिर्फ बाल मनोविज्ञान में नहीं आता, उससे प्रश्न भाषा शिक्षण में भी आता है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दोनों में क्या फर्क है? अधिगम अर्जन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया है अर्जन भाषा का। लेकिन भाषा का अधिगम प्रयास के द्वारा होता है, भाषा का अधिगम नियमों से होता है, व्याकरण से होता है। लेकिन भाषा का अर्जन परिवार से, समाज से अपने आप हो जाता है। तो मातृभाषा का हम अर्जन करते हैं, और जब हम कोई दूसरी भाषा सीखते हैं तो उसका अधिगम करते हैं। मातृभाषा से जब हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करना सीखते हैं तो उसका हमने अर्जन किया है, एक्विजिशन किया है। और जब हम उसके रूल्स आगे पढ़ के व्याकरण सीखते हैं उसका परीक्षा में पास होने के लिए, तब हम क्या कर रहे हैं? तब उसका हम अधिगम कर रहे हैं। तो जो भाषा अर्जन है वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप हो जाता है। यूएस में पैदा होने वाले बच्चे को अंग्रेजी सीखनी नहीं पड़ती है। हमारे उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाले बच्चे को हिंदी सीखनी नहीं पड़ती, अपने आप जानता है वो, क्योंकि उसको परिवेश से मिली है। आपको नोम चॉम्स्की की अवधारणा याद होगी कि उन्होंने एक एलईडी की बात की, एक्विजिशन डिवाइस की बात की है, कि हर एक बच्चा जन्म से एक जन्मजात भाषा सीखने के उपकरण यानी भाषा अर्जन उपकरण के साथ पैदा होता है, जिससे वो अपनी मातृभाषा का अर्जन कर लेता है। और उस उपकरण को चॉम्स्की ने कहा है एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो भाषा अर्जन क्या है? भाषा का अर्जन स्पॉन्टेनियस होता है, शुरुआत में अपने समाज से, अपने परिवेश से हो जाता है, अपने परिवार से होता है। लेकिन जब आप उस भाषा के व्याकरण को सीखते हो या कोई नई भाषा सीख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? तब आप अधिगम कर रहे हो भाषा का। तो भाषा के अर्जन और भाषा के अधिगम में ये फर्क है। मैंने आपको एक चीज याद रखिएगा, भाषा का अर्जन अपने आप होता है, यानी हमारे मस्तिष्क के अचेतन भाग से संबंधित है, और अधिगम प्रयास के द्वारा होता है। भाषा का अर्जन अनौपचारिक होता है, भाषा का अधिगम औपचारिक होता है। भाषा के अर्जन में किसी प्रकार के नियमों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भाषा के अधिगम में नियमों की आवश्यकता होती है। भाषा का अर्जन बिल्कुल जीवन पर्यंत चलता रहता है, और अधिगम भी भाषा का जीवन पर्यंत चलता रहता है।
अच्छा, जब आप राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जब आप पढ़ते हो तो उसमें 2-4 बातों को याद रखना है आपको। कौन सी वो बातें हैं? सबसे पहली बात कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में एनसीएफ कहता है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषिकता एक समस्या नहीं है, एक चुनौती नहीं है, एक संसाधन है। तो इसका क्या मतलब हुआ? एनसीएफ ऐसी कक्षाओं का समर्थन करता है जिसमें एक से अधिक भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थी पढ़ रहे हों, जिसमें एक से अधिक भाषाओं का अध्ययन अध्यापन किया जा रहा हो। और एनसीएफ कक्षा की बहुभाषिकता को एक समस्या के रूप में नहीं मानता, एक चुनौती के रूप में नहीं मानता, बल्कि वो भाषाई ज्ञान को, भाषाई परिवेश को समृद्ध करने के एक माध्यम के रूप में मानता है। सीटीईटी के पेपर देखेंगे तो कई बार इसी बिंदु पर आधारित प्रश्न आया है कि कक्षा की बहुभाषिकता को किस रूप में देखा जाना चाहिए। बहुभाषिकता माने जहां अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले बच्चे हों, अलग अलग बोलियां हों उनकी, अलग अलग भाषाओं का अध्ययन अध्यापन कराया जा रहा हो। जैसे केंद्रीय विद्यालयों में क्या होता है, पूरे देश के बच्चे अलग अलग भागों के होते हैं कई बार, तो वहां पर अलग अलग भाषाओं बोलियों को बोलने वाले बच्चे मिलते हैं। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा में भाषा शिक्षण की जब बात, अच्छा एनसीएफ क्या है, मुझे लग रहा था कि आप सभी लोग एनसीएफ से परिचित होंगे, फिर भी बता देता हूं। वर्ष 2005 में सबसे पहले प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई एनसीईआरटी के द्वारा और भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, और उस कमेटी को काम दिया गया कि आप एक ऐसी कार्य योजना बनाओ जिसमें इस बात पे चर्चा हो कि अलग अलग विषयों को कक्षा में किस प्रकार से पढ़ाया जाए, किस प्रकार से सिखाया जाए, कक्षा की पाठ्यचर्या क्या होनी चाहिए, पाठ्यक्रम बनाते समय किन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो एक रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई वर्ष 5 में, उस रिपोर्ट को नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के नाम से जाना जाता है। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बनाई गई थी। रिपोर्ट 5 चैप्टर्स में विभाजित है। एनसीएफ एक दूसरी बात का समर्थन करता है कि जब बच्चों को शुरुआती कक्षाओं में भाषा सिखाई जाए तो उनकी बोली में सिखाई जाए और भाषा सिखाते समय उनके अनुभवों को महत्व दिया जाए, अर्थात उन बच्चों को खुद में ज्यादा से ज्यादा बातचीत करने के मौके दिए जाएं ताकि वो अपनी बोली में, अपनी मातृभाषा में, जिस प्रकार से भी वो बोलते हैं, उस भाषा में अपने आप को अभिव्यक्त करना सीख सकें। और भाषा शिक्षण को एनसीएफ कहता है कि भाषा शिक्षण को जीवन के वास्तविक संदर्भों से जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो एनसीएफ के बारे में फिर से बता देता हूं। एनसीएफ में एन का मतलब है नेशनल, सी का मतलब है करिकुलम, एफ का मतलब है फ्रेमवर्क। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा वर्ष 2005 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बनाई गई एक कमेटी के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई थी। इस रिपोर्ट पे इस बात पे चर्चा की गई कि अलग अलग विषयों को प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार से पढ़ाया जाए, किस प्रकार से बच्चों को सिखाया जाए, कक्षा में पढ़ने, पढ़ाने और सिखाने की क्या कार्य योजना होनी चाहिए, पाठ्यचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए। इस पर उस रिपोर्ट में 5 अध्यायों में है वो रिपोर्ट और उस पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो जो भी पेडागोजी पर आधारित जो भी प्रश्न हैं आप लोगों के यहाँ पर आएंगे वो मोस्टली राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा पर आधारित विचारों से ही निकल के आए हैं। तो भाषा शिक्षण, चाहे वो हिंदी भाषा सिखा रहे हो, इंग्लिश भाषा सिखा रहे हो या इवन कोई दूसरा विषय भी सिखा रहे हो, तो उसके सिद्धांत जो बहुत बेसिक है। सबसे पहली बात तो इंटरेस्ट पैदा करना। हिंदी भाषा सिखा रहे हो तो बच्चों में कहानियों के द्वारा, कविताओं के द्वारा, पहेलियों के द्वारा और उनके अनुभवों को साझा करते हुए बच्चों का हम रुचि पैदा कर सकते हैं उनकी भाषा को सीखने के क्रम में। भाषा एक पैसिव एक्शन से नहीं सीखी जाती, एक क्रियाशील प्रक्रिया से सीखी जाती है।
यानी भाषा का सीखना, भाषा का अधिगम या भाषा का इवन अर्जन भी बहुत हद तक क्रियाशील प्रक्रिया ही है, जो कि अपने आप हो जाता है। लेकिन भाषा का अधिगम तो पूरी तरह से क्रियाशील है। क्रियाशीलता का मतलब क्या है कि जब बच्चों को आप भाषा सिखा रहे हो, चाहे वो हिंदी सिखा रहे हो या कोई भी दूसरी भाषा सिखा रहे हो, तो बच्चों को चर्चा करने के मौके दिए जाने चाहिए, कविता, कहानियों और पहेलियों पे बात करनी चाहिए। हर बच्चे की भाषा सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, तो भाषा सिखाते समय व्यक्तिगत विभिन्नता की सिद्धांत पर भी विचार करना चाहिए, इसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। और ऐसी कार्य योजना बनाई जानी चाहिए जिससे अधिकांश विद्यार्थियों को लाभ मिल सके, जिससे अधिकांश विद्यार्थियों को फायदा हो सके। अब भाषा सिखाने के क्रम में एक बड़ी बात आती है अनुकरण का सिद्धांत। बच्चा क्या करता है, भाषा को अनुकरण के द्वारा सीखता है। यानी बच्चा भाषा को सीखता है फॉलो करके। किसको फॉलो करता है? अपने शिक्षक को फॉलो करता है, परिवार को फॉलो करता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए बच्चों से बातचीत करते समय हमें अपने उच्चारण, बोलने के ढंग, इंटोनेशन, लेखन, इन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चा हमें फॉलो करके सीख रहा है। हमारा उच्चारण गलत है, हमारे शब्द गलत हैं, हम गलत पढ़ रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, तो बच्चा भी गलत ही सीखेगा, सही नहीं सीखेगा। तो सामान्य बातें, सामान्य सिद्धांत हैं, इनसे आप लोग परिचित हैं। आगे मैं यहाँ पर आज कुछ प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए थे, जो हिंदी भाषा शिक्षण पर आधारित हैं, जो CTET और TET की परीक्षाओं में आए हैं। तो उन प्रश्नों पे मैं अभी आपसे कुछ चर्चा करूंगा थोड़ा सा। तो मैंने एक PPT बनाया रखा है आप लोगों के लिए। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी उनके उत्तर देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर है इसमें, बिल्कुल आंसर बता दूंगा मैं। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषा सीखना एक कठिन प्रक्रिया है। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन में बच्चों को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। भाषा में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। स्वाभाविक तौर पे आपको पहला, तीसरा और चौथा उत्तर तो गलत है। सही उत्तर है ऑप्शन बी कि भाषा अर्जन समाज और सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की स्वाभाविक प्रक्रिया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, तो ये क्या है? ये स्वाभाविक माना जाना चाहिए, निंदनीय माना जाना चाहिए, विचारणीय माना जाना चाहिए, अनुचित? ये स्वाभाविक है। हमें बच्चे से उसकी मातृभाषा में, उसकी ही बोली में बात करने का प्रयास करना है। भाषा स्वयं में किस प्रकार की व्यवस्था है? जटिल व्यवस्था है, तार्किक व्यवस्था है, नियमबद्ध व्यवस्था है या संप्रेषण की व्यवस्था है? तो भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, नियमों से संचालित होने वाली व्यवस्था है। भाषा का निर्धारित व्याकरण होता है, निर्धारित शब्दकोश होता है, शब्दों के निर्धारित अर्थ होते हैं। तो भाषा किस प्रकार की व्यवस्था है? नियमबद्ध व्यवस्था है। CTET 2012 में आया हुआ प्रश्न है ये। सतत और व्यापक मूल्यांकन भाषा के संदर्भ में किस बात पर बल देता है? चलिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर आधारित प्रश्न है ये। बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने पर, मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर, कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च कक्षा में प्रोन्नत करने पर, या सतत और व्यापक मूल्यांकन लगातार असेसमेंट, यानी लगातार बच्चे के सीखने का आप असेसमेंट कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, उसको रिकॉर्ड कर रहे हो और उसका सुधार करने का प्रयास कर रहे हो, यानी उपचारात्मक शिक्षण दे रहे हो। तो इसका विकल्प डी, चौथा ऑप्शन एकदम सही है। पांचवा प्रश्न है, भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? ध्यान दीजिएगा, भाषा की पाठ्यपुस्तक में क्या होना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण?
आकर्षक चित्रों वाली होनी चाहिए, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन होना चाहिए, अभ्यासों की बहुलता होनी चाहिए, या कागज की गुणवत्ता होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से इसका सही उत्तर अपने आप में समझ में आ रहा है कि जो पाठ उसमें स्थापित किए गए हैं वो उद्देश्यपूर्ण ढंग से, बेहतर ढंग से प्रस्तुत किए गए हों और उनका डिजाइन उद्देश्यपूर्ण हो। भाषा की पुस्तक में आकर्षक चित्र प्राथमिक स्तर पर तो ठीक है, होने चाहिए बिल्कुल, लेकिन सिर्फ आकर्षक चित्रों से भाषा की पुस्तक निर्मित नहीं होगी जब तक कि भाषा की पुस्तक में समाहित किए गए पाठ उद्देश्यपूर्ण ना हो। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी चर्चा की हमने, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की कैसी क्षमता होती है? अर्जन की क्षमता होती है, एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न यहां पर है, सुनना और पढ़ना किस प्रकार के कौशल हैं? देखिए भाषा के 4 कौशल कौन कौन से? सुनना हो गया, बोलना हो गया, पढ़ना हो गया और लिखना हो गया। इसमें से 2 कौशल होते हैं ग्रहण करने के लिए और 2 कौशल होते हैं अभिव्यक्त करने के लिए। तो सुनना और पढ़ना ये ग्रहण करने के कौशल हो गए और बोलना और लिखना ये अभिव्यक्त करने के कौशल हो गए। तो इसका सही उत्तर हुआ विकल्प संख्या बी, ग्रहणात्मक कौशल। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि में क्या होता है? आगमन विधि मैंने बताया था, उदाहरण से नियम की ओर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 से 8 के लेवल पे भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, साहित्य की विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना, भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, ये जल्दी जल्दी पढ़ना सीखना। आप लोग अभी बी उत्तर तमाम लोग दे रहे हैं, बी गलत है। साहित्य की विधाओं का ज्ञान प्राप्त कराना ये 6, 7, 8 पे इसका उद्देश्य नहीं है, ये तो उच्च स्तर की बात हो गई। जल्दी जल्दी पढ़ना सीखना ये तो बड़ा संकीर्ण उद्देश्य हो गया, ये हम प्राथमिक स्तर पर ही सिखाते हैं बच्चे को। और भाषा के व्याकरण को कंठस्थ कराना तो कभी भी उद्देश्य नहीं है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? कठोर अनुशासन बनाए रखना। तो कठोर अनुशासन का तो आज तक समर्थन नहीं किया जाता है। सभी बच्चों को एक ही गति से पढ़ाना ये असंभव है क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना ये भी गलत है। सही विकल्प है कि दृश्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना ताकि बच्चे बेहतर ढंग से पढ़ करके सीख पाए, समझ पाए। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? वो सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? समाज, बी। भाषा सूत्र के रूप में हिंदी का स्थान क्या है? हिंदी हमारी राजभाषा के रूप में स्थापित है आर्टिकल 343 के तहत। पोर्टफोलियो क्या है? हम कक्षा में पोर्टफोलियो बनाते हैं बच्चों का। पोर्टफोलियो किस लिए बनाया जाता है? बच्चों की प्रगति का आकलन करने के लिए कि बच्चे ने कितना सीखा। तो इसका सही उत्तर हुआ क्रमिक प्रगति का आकलन करने के लिए। उत्तर संख्या सी, विकल्प सी। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अक्षरों का ज्ञान, शब्दों का पढ़ना, या अर्थ निर्माण, या वाक्य संरचना। तो पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात है अर्थ समझ करके पढ़ना, यानी अर्थ निर्माण। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस बात पर निर्भर करती है? उपचारात्मक शिक्षण क्या है? विद्यार्थी की कमियों को पहचानने के लिए आपने निदानात्मक शिक्षण किया और जब कमी पहचान ली तो फिर आपने उसका उपचार करने के लिए, उस कमी को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया। तो उपचार सही कब होगा? जब समस्या का सही कारण पता होगा। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, चौथा विकल्प। बच्चों को कविता पढ़ा रहे हो तो क्या इंपॉर्टेंट उद्देश्य होना चाहिए? शब्दों के अर्थ ज्ञान कराना, शब्दार्थ रटाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कवि का परिचय कराना तो प्राथमिक और जूनियर स्तर पर इसका भी कोई मतलब नहीं है बहुत ज्यादा। अलंकारों का ज्ञान कराना तो ये भी प्राथमिक और जूनियर स्तर पर सही नहीं। लेकिन कविता का भावपूर्ण
और रसास्वादन करते हुए, रसानुभूति कराते हुए कविता का पाठ करना और कराना। विकल्प संख्या बी सही है इसका। बच्चों की भाषाई त्रुटियां किस बात की ओर संकेत करती हैं? कि भाषा सीखने में उनकी असफलता पे, शिक्षक की कमी पे, या बच्चों की लापरवाही पे? बिल्कुल नहीं, ये संकेत करती हैं कि बच्चा भाषा सीखने का प्रयास कर रहा है। तो जब प्रयास होगा तो कमियां होंगी ही। तो सिर्फ भाषा शिक्षण के संदर्भ में ही नहीं, किसी भी विषय का शिक्षण कराना है तो कमियां इस बात की ओर संकेत है कि बच्चा उस चीज को सीखने का प्रयास कर रहा है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्राथमिक स्तर पर प्रिंट समृद्ध वातावरण का क्या अर्थ है? प्रिंट रिच मटेरियल की बात आप बार बार करते हो, प्रिंट रिच क्लासरूम की बात करते हो, तो उसमें क्या क्या शामिल है? कक्षा की दीवारों पर रंगीन चित्र बनाना, चार्ट और पोस्टर बनाना, बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों को प्रदर्शित करना ताकि कक्षा रोचक लगने लगे, तो सभी चीजें शामिल हैं इसमें। सीटेट 2019 जुलाई में आया था ये प्रश्न। लेखन कौशल का विकास करने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? सुंदर लिखावट, विचारों की मौलिक अभिव्यक्ति, शुद्ध वर्तनी, वाक्य विन्यास। तो बिल्कुल सुंदर लिखावट पे भी जोर देना चाहिए, शुद्ध वर्तनी पे भी जोर देना चाहिए, वाक्य विन्यास पे भी जोर देना चाहिए। लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लिखना अभिव्यक्ति का साधन है, तो विचारों की मौलिकता और अभिव्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन बी सही है। सतत आकलन के उद्देश्य क्या जानना है? कि बच्चे क्यों नहीं सीख रहे हैं, बच्चों ने कितना सीखा है, बच्चे ने कैसे सीखा है, बच्चे को अगली कक्षा में ले जाना है या नहीं। आगे जब सतत और व्यापक मूल्यांकन पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब हम आगे, और अभी मैं बाल मनोविज्ञान में भी डिस्कस करूंगा इस पे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य इस बात का आकलन करना कि बच्चा कैसे सीखता है, ताकि एक शिक्षक होने के नाते हम उन तरीकों को और डेवलप कर सकें। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। भाषाई कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है? LSRW। L क्या है? लिसनिंग। S क्या है? स्पीकिंग। R क्या है? रीडिंग। W क्या है? राइटिंग। ये कौशल एक दूसरे से पूर्णतः अलग है? बिल्कुल अलग नहीं है। कौशल एक नहीं सीखे जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। ये सही विकल्प है कि कौशल एक दूसरे से संबंधित है, अंतः संबंधित है। सी, कहानी सुनाने से बच्चों में किस शक्ति का विकास होगा? आंख बंद करके आप जवाब देंगे, कल्पना शक्ति और चिंतन का विकास होगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, या मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा? तो बिल्कुल प्राथमिक शिक्षा में बच्चे की शिक्षा का माध्यम उसकी मातृभाषा होनी चाहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा इस बात की ओर इशारा करती है। सीटेट नवंबर 12 में प्रश्न आया है। मौखिक अभिव्यक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति का मुख्य उद्देश्य है शुद्ध उच्चारण करना, तेजी से बोलना, बिना रुके बोलना, या प्रभावशाली ढंग से अपने विचारों को व्यक्त करना। भाई अगर आप अपने विचारों को ठीक ढंग से कन्वे करके दूसरों को नहीं समझा पा रहे हो तो आपके बोलने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभावशाली ढंग से अपने विचारों को व्यक्त करना। बहुभाषिकता को किस रूप में लेना चाहिए? अभी मैंने आपको बताया है कि इसको एक संसाधन के रूप में लेना चाहिए। विकल्प बी, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा इस बारे में इशारा करती है। सृजनात्मकता का विकास करने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? प्रश्नों के उत्तर लिखना, अधूरे चित्रों को पूरा करना, कहानियों को अपने शब्दों में लिखना। प्रश्नों के उत्तर तो रटे रटाए होते हैं, लेकिन जो बी और सी विकल्प हैं ये क्रिएटिविटी की ओर इशारा करते हैं, तो सही उत्तर होगा बी और सी दोनों, ऑप्शन डी। नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चे की सीखने में कमियों का पता लगाना, यानी छात्र की कमियों और कमजोरियों के कारण का पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट होंगे और फिर उनको दूर करने के लिए रेमेडियल टीचिंग की जाएगी, उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। सी सही उत्तर है। पियाजे के अनुसार भाषा संज्ञान का क्या है? एक माध्यम है, उत्पाद है, उप उत्पाद है, प्रतिबिंब है, या अंग है? भाषा संज्ञान का क्या है? एक उपकरण। करिए, विकल्प गलत लिखा हुआ है यहाँ पर इसका उत्तर। पियाजे ने क्या बताया था कि भाषा के पहले क्या डेवलप होता है? भाषा के पहले चिंतन डेवलप होता है, संज्ञान डेवलप होता है, बाद में भाषा डेवलप होती है। तो ये इसका उत्पाद है।
भाषा संज्ञान का उत्पाद है। विकल्प ए सही है, यहाँ पर विकल्प बी गलत है। शायद मुझसे लिखने में बनाते समय कोई त्रुटि हो गई है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में हमने चर्चा की थी। तो आज ये हमारी पहली क्लास थी इस चीज को, जो यहाँ पे हम पेडागोजी के विषयों पे चर्चा कर रहे थे। मैंने आपसे प्रश्नों में भी चर्चा की है। थैंक यू सो मच सर। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे और आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा और बेहतर ढंग से आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। आज कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। मैं आपको पीडीएफ इनकी प्रोवाइड करा दूंगा कल। और अगर कहीं आप लोगों को कुछ और आवश्यकता महसूस हो रही हो, आपको लग रहा हो कि कुछ और किया जाना चाहिए, तो हम उस पर भी आगे काम करेंगे। और हिंदी में मैं यहाँ पर व्याकरण पे भी आपसे उतनी ही चर्चा करूंगा फिलहाल अभी, जितना सीटीईटी के लिए आवश्यक है। आगे फिर अगर मौका लगेगा तो फिर आगे हम इस पे काम करेंगे व्याकरण और विस्तार से। मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है पिछले कई वर्षों में जो मैंने बनाया है, इकट्ठा किया है। आप लोगों को जो उचित होगा उसके अनुसार मैं प्रोवाइड करता चलूंगा। समय कम है तो एक प्लानिंग के साथ, एक योजनाबद्ध तरीके से हमें काम करना है, मेहनत के साथ काम करना है। तो आप लोग परिश्रम करेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं भी अपनी तरफ से प्रयास करूंगा, परिश्रम करूंगा, ताकि आप लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। आज के लिए बिल्कुल सुशील जी, उम्मीद है कि आपका सीटीईटी का टारगेट पूरा होगा। अपनी लय को बनाए रखिए, क्रमबद्धता को बनाए रखिए और लगातार अभ्यास करते रहिए। पिछले प्रश्न पत्रों को जरूर हल कीजिए, समयबद्ध तरीके से हल कीजिए, जैसे आप परीक्षा में बैठे हों। थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, सोने के घंटे कम करने पड़ेंगे, किसी दूसरे काम में कटौती करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है अभी किया जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत प्रयास किया है, जितना मुझे ज्ञान है आपके बारे में। और लगातार आप लोग आगे बढ़ते हुए यहाँ तक आ गए हैं। तो अब कोई बात ऐसी ना होने पाए, कोई बाधा ना आने पाए जिससे आप लोग अपने लक्ष्य से इतने करीब आकर के किसी भी वजह से चूक जाएं। तो पूरा प्रयास कीजिए, मैं भी पूरा प्रयास करूंगा। आज के लिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अनुमति दीजिए मुझे। आप सभी को शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा धन्यवाद। बहुत अच्छा सेशन रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आपका शुभ रात्रि सर। जी शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। आज की शुरुआत हिंदी के का पहला सत्र रहा सर का। आप लोग इस पे विचार कर लीजिएगा और जैसा आप लोग चाहेंगे उसी हिसाब से इस सेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा लगा सर का ये भी, हिंदी में भी जो आज लेक्चर रहा बहुत बेहतरीन रहा है। आप लोग की जैसी राय होगी उसी पे हम आगे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है मीटिंग में अब कुछ बाकी नहीं है। किसी कुछ कहना ना हो तो एग्जिट हो सकते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है, ऑफ करा दीजिए। रिकॉर्डिंग जरूर ऑफ करा दीजिएगा।